नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी ग्राम सेवक की जो वैकेंसी है, जो आने वाली परीक्षा है आने वाले दिनों में, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक बहुत ही शानदार जो है वह क्वेश्चन श्रृंखला चलने वाली है। आगे आने वाले कुछ दिनों तक रेगुलर चलती रहेगी। अभी भारत का भूगोल है, फिर विश्व का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से और भी अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह सारे के सारे जो क्वेश्चन सीरीज है वह क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से आपको करवाई जाएगी। इस क्लास के अंदर अपन लोग बात करेंगे भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल से संदर्भ में जितने आपके सिलेबस के जो क्वेश्चन है वह अपन टॉपिक वाइज बिल्कुल इनको देखने वाले हैं। लगभग यह 50 के आसपास क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका लगभग सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। और जो अपन ने पढ़ा है ऐप के ऊपर, जो कोर्स है वीडियो का स्पेशल, उस कोर्स को जिसने खरीद रखा है, अगर वह सारी क्लासें देख लेता है और उसके बाद में इन क्लासों को यानी कि इन क्वेश्चन सीरीज को अगर देख लेता है, तो उसकी तैयारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी। यानी कि जो क्वेश्चन बनने का पैटर्न है वह भी उसको पता चल जाएगा, और जो वहाँ पे पढ़ा था वह उसके लिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो भारत का भूगोल जो है उसकी प्रश्नोत्तरी अपनी जो है वह शुरू होने वाली है इस क्लास में। उससे पहले आपको एक बहुत ही शानदार सूचना देना चाहूँगा। जो अपना ऐप है क्वालिटी एजुकेशन का, उसके ऊपर डेली फ्री टेस्ट, यानी कि रोज़ डेली के 20 क्वेश्चन जो है वो आपको फ्री में मिलते हैं। चाहे कोई भी उसको देना चाहे तो दे सकता है आराम से। और ये डेली फ्री टेस्ट जो है वह इस प्रकार से बनाए गए हैं। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, इसमें लगभग 300 से प्लस जो है वह आपके टेस्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं। ये सारे के सारे टेस्ट जो कि अभी आपका ग्राम सेवक का जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से ही इसके जो ग्राम सेवक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इन डेली टेस्ट जो है उनको बना दिया गया था। इन डेली टेस्ट के अंदर रोज आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं टोटल, और इन 20 क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वह डे बाय डे चेंज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने सब्जेक्ट लिखी हुई है। इन सब्जेक्ट के अंदर जैसे सोमवार का दिन है तो उस दिन हिंदी और कंप्यूटर, जो कि आपके ग्राम सेवक के अंदर है सिलेबस में बिल्कुल मेंशन कर रखा है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। तो सोच लो मंडे के दिन, अगर आप केवल मंडे की ही बात करें तो मंडे के दिन आपको 10 क्वेश्चन तो मिलते हैं हिंदी से और 10 मिलते हैं कंप्यूटर से। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर वही हो रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद में ये सोमवार की बात हुई। उसके बाद मंगलवार के दिन राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक दो क्वेश्चन वहां से आने के पूरे चांसेज है। राजस्थान कल्चर, जहां का सबसे बड़ा आपके पोर्शन है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान कल्चर से। तो इसके अंदर राजस्थान कल्चर आपको स्पेशली 5 क्वेश्चन अलग से और मिलते हैं। राजस्थान का भूगोल इसमें मिलता है 5 क्वेश्चन के आसपास। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था, पॉलिटी से भी क्वेश्चन मिलते हैं। पॉलिटी भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, वहां से 10 से 11 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है। तो मंगलवार के दिन आपका यह जो है आपके सब्जेक्ट रहती है। उसके बाद में इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे बुधवार के दिन भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल उसमें आता है। इसके बाद में अगले वाले दिन इंडिया की जो पॉलिटी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, साइंस जो है, चूंकि आपके जो है वह साइंस भले आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन ये डेली टेस्ट जो है वो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि जो लगभग सारे एग्जाम, अगर कोई सा भी अगर आप एग्जाम उठा लो, उनके लगभग सारे सिलेबस को कवर करते हैं। इसमें एक यही था कि बस कंप्यूटर नहीं था, तो वो कंप्यूटर इसमें इस बार ऐड कर दिया गया था, जैसे ही आपके ग्राम सेवक का जो सिलेबस आया था उसके बाद में। इसके बाद में फ्राइडे के दिन जैसे रीजनिंग और मैथ के 10-10 क्वेश्चन मिलते हैं, और आपके लास्ट सैटरडे के दिन जो है वो आपको करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इन 20-20 क्वेश्चनों के हिसाब से 300 से प्लस टेस्ट जो है अभी तक आपको ऐप के ऊपर जो है उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिसमें लगभग 6000 से भी बहुत ज़्यादा, 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वह एकदम बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऐसे मान सकते हो, वह आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये कोई भी अगर चाहे तो इसको टेस्टों को दे सकता है। गूगल प्ले स्टोर से आपको क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, और उसके अंदर जैसे ही एंट्री मारेंगे तो अलग से ही आपको डेली फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन आरएस और एग्जाम वाला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राम सेवक वालों के लिए, और इसके अलावा आरएस ओरिएंटेड जो है वह एक चैनल और इसमें बनाया गया है। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली फ्री टेस्ट। अगर यह भी आप दे लेते हैं तो इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके हूबहू जो है एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो है वो सॉल्यूशन जरूर नहीं दिया गया है। बाकी इसके अलावा आगे की जो सूचना है आपके लिए यह है, ऐसे मान लीजिए कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से ये आपके लिए तोहफा है ग्राम विकास अधिकारी के लिए। इसके अंदर आपको फ्री ऑनलाइन जो है वह टेस्ट मिलने वाले हैं, सभी के लिए ये फ्री है। अभी तक जो अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी थी उसमें जरूर अलग से
टेस्ट दे रखे थे अपन ने, 10 टेस्ट थे उसके अंदर, लेकिन यह 2 टेस्ट जो है जिनकी दिनांक आपको याद कर लेनी है, यह टेस्ट जरूर देना है। एक टेस्ट जो है 19 दिसंबर 2021 को और एक होगा 23 दिसंबर 2021 को। ये दोनों की दोनों टेस्ट जो है ये सभी के लिए फ्री है। इसके अंदर पूरी की पूरी आपको व्याख्या मिलेगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है, जैसे मान लो कि प्री अगर आपका क्लियर होता है, उसके बाद आप ग्राम सेवक का मेंस का एग्जाम देंगे, उस टाइम भी आपके लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर भी ये दोनों टेस्ट आप देकर देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो है वो पैटर्न रहता है और किस प्रकार की जो है क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज है। तो उसके बाद में आप आगे आने वाला जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए इस टेस्ट सीरीज को फिर से खरीद सकते हैं, और भी इसमें आपको अलग से और टेस्ट सीरीज ऐड कर दी जाएगी। बाकी आपको ये दोनों टेस्ट याद रखना ही, ये एक तरह से आपके लिए गिफ्ट है। 2 टेस्ट है, सभी के लिए फ्री है, और आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पर आपको जो है वो फ्री टेस्ट के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पर ग्राम सेवक का स्पेशल जो है एक अलग से फोल्डर बन रखा है, वो तो उनके पेड के लिए है। फ्री टेस्ट के अंदर आपको ये दोनों टेस्ट मिल जाएंगे। दोनों टेस्ट को देना है। ऑल राजस्थान इसमें रैंक आएगी, आपकी रैंक कहाँ पर आती है उससे आपको अपना स्तर पता चलेगा, और आपके लिए एक प्रकार से जो है ये एग्जाम टाइम के अंदर बूस्टअप का भी काम करेगा कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और मैं इस बार प्री क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यह आपके लिए दोनों की दोनों एक प्रकार से सूचना थी जो आपको मिल चुकी है। ये टेस्ट देना है, डेली फ्री टेस्ट है, ये भी देते रहना है रोज, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वह आपके लिए तैयारी जो है उसके साथ में आपको जोड़ के रखेंगे रेगुलर। तो इसके साथ में अब अपन शुरू करते हैं। राजस्थान अपना भारत का जो भूगोल है उसका पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है। आपको कमेंट के अंदर आंसर देते रहना है, जो भी आपके हिसाब से आपको जो सही लगे वह सारे आंसर देने हैं। फिर लास्ट में मिलाना है आपको कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, उसके हिसाब से आप जो है वह अपना स्तर जांच सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, मानस नाम से एक नदी है, वह किस नदी की उपनदी है। उपनदी का यहां पर मतलब है कि सहायक नदी है। उपनदी का मतलब है सहायक, यानी कि इनमें से एक मुख्य नदी है चारों में से, जैसे गोदावरी है, महानदी है, कृष्ण है और ब्रह्मपुत्र है। इन चारों जो आपके मुख्य नदी है उनमें से किसी एक की सहायक नदी के रूप में मानस नदी आती है। मानस का जब आपने नाम सुना होगा तो मानस जो है यह आप लोग असम के संदर्भ में सुनते हैं, क्योंकि असम के अंदर एक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी बना हुआ है मानस। मानस हुआ, डिब्रू साइकोवा भी बनाया है, रायमोना बनाया है, काजीरंगा वहां पर नेशनल पार्क है। तो ये मानस जो नेशनल पार्क है यह भी कहां पर है, आपका असम के अंदर ही स्थित है। और चूंकि यह मानस जो नदी है वह वहां पर प्रवाहित होती है असम के अंदर, और उसी के नाम से जो है इसका नाम भी जो है वो मानस रखा गया है। तो मानस नदी जो है यह भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर यह नदी प्रवाहित होती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि चीन के अंदर तिब्बत के पठार से एक नदी आती है जिसको यारलंग जंगबो नदी कहा जाता है चीन के अंदर। उसके बाद में इसको यह जो है आपके अरुणाचल प्रदेश से, भारत के जो आपका नॉर्थ ईस्ट भारत है वहां पर अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारती है, जहां पर इसको दिहांग नदी, दिहांग विहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यही नदी जैसे ही आपके असम वाले हिस्से के अंदर आती है वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से ये जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री मारती है तो इसी नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यानी नदी एक ही है, इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। यार्लिंग जंगपो मिलता है, दिहांग विहांग मिलता है, ब्रह्मपुत्र असम के अंदर कहा जाता है, और फिर जमुना आता है। जमुना इसको बांग्लादेश में कहा जाता है, इसी नदी को असम के अंदर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग विहांग, और चीन के अंदर जो है वह इसको, या फिर तिब्बत के अंदर कह सकते हैं, यार्लंग जंगबो कहा जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है जो कि असम के अंदर से प्रवाहित होकर आती है, और उस नदी का नाम आता है आपका मानस नदी। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो मानस जो है यह आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वह आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, महानदी उड़ीसा के अंदर बहती है, ठीक है ना। हीराकुंड इसके ऊपर डैम बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा डैम है। गोदावरी जो है यह दक्षिणी भारत के अंदर प्रवाहित होती है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है यह भी दक्षिण भारत की ही नदी है, और गोदावरी और कृष्णा जो है इन दोनों का जो डेल्टाई क्षेत्र है दक्षिणी भारत के अंदर, जो आपके गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसको भारत के अंदर जो है वह चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा।
किस किस को? एक तो आती है आपके गोदावरी नदी और एक आती है आपके कृष्णा नदी। तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा का मतलब जहां पर जाके नदी खत्म होती है, इस वाले क्षेत्र को भारत के अंदर चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको? आपके गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टाई क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आपका वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 4 नंबर जो है वह एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा जो है वह होती है। अपन सभी लोग अभी वर्तमान समय में भी देख रहे हैं कि सर्दियों का जैसे मौसम आ गया है, और अभी कहीं कहीं जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर भी कई जगह अपने को सर्दी के अंदर वर्षा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान का मतलब क्या हो गया कि लगभग जो आपका राजस्थान वाला रीजन है, या फिर पूरा का पूरा लगभग मध्य भारत, जिसके अंदर राजस्थान आता है, जैसे कि हरियाणा वाला हिस्सा, थोड़ा बहुत पंजाब का, यूपी वाला, मध्य प्रदेश वाला, यह वाला पूरा का पूरा जो उत्तरी भारत वाला मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, इसके अंदर शीत ऋतु के अंदर, शीत के अंदर मतलब हो गया कि सर्दी के अंदर, अभी वर्तमान समय के अंदर जो आपकी वर्षा होती है वह किस वजह से होती है। तो अपन लोगों ने क्लास के अंदर भी बात की थी कि जो भारत है, उस भारत के जब पश्चिम के अंदर चलते हैं तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे चलते हैं तो आपका ईरान, ईरान से आगे चलते हैं तो फिर आपका जॉर्डन, इजराइल होते हुए फिर आता है आपका भूमध्य सागर। और उस भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है कि आपके, एक बार अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक बार देखिए, जैसे कि यह आपका भारत है, और इस भारत का यह यहां पर जो बात हो रही है, उत्तरी जो आपका मैदान है भारत का, यह पूरा का पूरा उत्तरी मैदान की बात हो रही है, जिसके अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार वाला ये पूरा का पूरा रीजन आता है। और जब इस भारत के आप पश्चिम में चलते हैं तो पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद में इराक, सीरिया, इजराइल वाला रीजन, और फिर यहां पर आपको देखने को मिलता है मेडिटेरियन ओशियन, यानी कि आपका भूमध्य सागर। इसी भूमध्य सागर के यहां पर ऊपर आपका ब्लैक सी, और इधर आता है ये आपका कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से शीत ऋतु के अंदर यहां पर पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो आपके मानसूनी, कहने का मतलब एक प्रकार से जो है वो जलवाष्प जो है वो उठता है, मानसून नहीं आता है, वह विक्षोभ के रूप में ही आपके वर्षा मानी जाएगी। और यहां से ये उठकर, और ये पूरा का पूरा जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर वर्षा करते हुए, और भारत का जो उत्तरी मैदान है इसके अंदर यह वर्षा करता है। कब करता है? शीत ऋतु के अंदर करता है। किस वजह से हो रहा है? ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। ये मानसूनी पवन नहीं है, यानी कि ये मानसून का टाइप नहीं है, यह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो आपका मुख्य रूप से, जैसे कि भूमध्य सागर हुआ, भूमध्य सागर हुआ, इसके अलावा आपका कैस्पियन सागर हुआ, कैस्पियन सागर, मुख्य रूप से इन दोनों के अंदर जो है वह आपके थोड़ी बहुत पवनें उठती है, और वह पवनें जो है वह उत्तरी भारत के अंदर और साथ साथ पश्चिमी राज्य भारत के अंदर जो है वह वर्षा करती है। कब करती है? शीत ऋतु के अंदर करती है। इनको स्थानीय नामों के अंदर जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसी पश्चिमी विक्षोभ को ही। जैसे कि इसको राजस्थान के अंदर कहा जाता है मावट। जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर इसको मावट कहा जाता है, यानी कि इसको मावटिया बोलते हैं वैसे मारवाड़ के अंदर। और जो आपकी अभी रबी की जो फसल है, रबी की मतलब जो सर्दियों में होने वाली फसलें हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से जैसे गेहूं की फसल आती है, या फिर आपके जो है वह आपके गेहूं की फसल इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूप से आती है। और गेहूं की जो फसल है उसके लिए इस मावट जो है इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण बूंदे कहा जाता है, क्योंकि जो आपके गेहूं की फसल होती है उसके अंदर ये है, सर्दियों के अंदर वर्षा जो होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उनका जो एक प्रकार से यूं कह सकते हैं, जब पकने का टाइम आता है या फिर इसका जो विकास का टाइम आता है गेहूं की फसल का, उस दौरान जो है ये वर्षा आती है और यह उसके विकास के अंदर जो है वह योगदान देती है। इसी वजह से गोल्डन जो आपके ड्रॉप्स है उसके रूप में जाना जाता है गेहूं के लिए मावट को। राजस्थान के अंदर इसको यह कहा जाता है। इसी प्रकार से यह वर्षा जब यहां से आगे बढ़ती है, देखिए यहां पर राजस्थान के अंदर ये वर्षा करेगी, और राजस्थान के अंदर वर्षा करने के बाद में यह वर्षा आगे बढ़ती है और ये आगे जाती है पश्चिम बंगाल और आपके इधर असम वाला जो रीजन है वहां पर। तो असम और आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, चूंकि देखना यह आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है, बाहर अगर किसी भी मैप को ओपन देखे तो उत्तर की साइड में होता है नॉर्थ और इधर होता है आपका वेस्ट। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये बिल्कुल पश्चिम की तरफ से नहीं आता है, बंगाल और आपके असम के अंदर, बंगाल और असम तक ये पहुंचते पहुंचते यह नॉर्थ और आपका वेस्ट जो है इन दोनों के बीच में यहां पर इस प्रकार से ये जाता है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये हो जाता है नॉर्वेस्टर। तो पश्चिम बंगाल और असम के अंदर यही जो शीतकालीन वर्षा जो होती है, इसी शीतकालीन वर्षा को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर के नाम से इसको जो है वह पश्चिम बंगाल और आपके
असम, पश्चिम बंगाल और असम के अंदर जो है वह इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। मुख्य रूप से यह आपको ध्यान रखना, दोनों के लिए नॉर्वेस्टर कहते हैं। फिर इनका जो है वह अलग अलग नाम भी मिलता है। बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है उसके अंदर इसको अलग कहा जाता है और काल बैसाखी कहते हैं जैसे, और असम के अंदर इसको बारदोली छीड़ा कहा जाता है। अलग अलग इसके नाम आते हैं और यह मुख्य रूप से जो है उत्तरी भारत के अंदर होने वाली वर्षा जो शीत ऋतु में, उनके स्थानीय नाम भी आपको मिलते हैं। मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से यहाँ पर वर्षा होती है। बाकी बंगाल की खाड़ी की मानसून ये इसका संदर्भ नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी एक शाखा है। भारत के अंदर जो अधिकतम वर्षा होती है वह मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये जो भारत है, इस भारत का जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है और यह पश्चिम वाला है, तो यहां से जो है वो भारत के अंदर मानसूनी पवनें आती है जिसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और वह यहां पर आते ही प्रायद्वीपीय भारत से वह दो भागों में टूटता है भारत के अंदर मानसून। और एक तो आ जाता है जो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है, वहां से ऊपर आ जाता है जिसको बोला जाता है अरब सागर की शाखा। मानसून तो वही रहेगा, मानसून तो भारत में दक्षिण पश्चिम ही रहता है, वही दो भागों में बढ़ जाता है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इस प्रायद्वीपीय भारत की वजह से वह दो भागों में कटता है। एक तो यहां से अरब सागर की शाखा बन जाती है और एक यहां से कट के और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा से होते हुए और घूम के आता है। तो भारत के अंदर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, लेकिन भारत के अंदर दो प्रकार की शाखाएं जो है वो इसमें योगदान देती है। एक आती है आपके अरब सागर की और एक आती है बंगाल की खाड़ी की। तो मुख्य रूप से जो भारत के अंदर वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से है, लेकिन एक इसका अपवाद आता है, जो आपका ये पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, यही पश्चिमी विक्षोभ यहां पर आकर और यहां पर स्थित हिमालय से टकराता है और हिमालय से टकराकर ये नीचे की तरफ आता है। देखिए यहां से आएगा मानसून, इधर आ गया हिमालय, तो हिमालय से टकराएगा और नीचे की तरफ घूम जाएगा और ये नीचे से घूमते घूमते यहां पर लास्ट के अंदर जो आपको यहां पर राज्य दिखाई दे रहा है, दैट इज तमिलनाडु। इस तमिलनाडु के अंदर यहां वाला जो तट है तमिलनाडु का, इसको बोला जाता है कोरोमंडल का तट। और इस कोरोमंडल के ऊपर यही आपके जो शीत ऋतु की वर्षा है, यह उत्तर और पूर्व। देखिए इस तमिलनाडु के लिए ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? उत्तर, ऊपर की तरफ, और इधर हो जाएगा पूर्व, यानी कि इस तमिलनाडु के लिए यह उत्तर पूर्व का मानसून कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहां पर होती है? तो उसका उत्तर होता है बिल्कुल तमिलनाडु के अंदर उत्तर पूर्वी मानसून से, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि शीत ऋतु के अंदर भारत में वर्षा कहां पर होती है? तो तमिलनाडु के अंदर होती है। और तमिलनाडु वाला जो तट है वह कोरोमंडल कहलाता है। और यहां पर ही पास में स्थित आपका केरला, और केरल का जो तट है वह मालाबार तट कहलाता है। आपने सुना होगा मालाबार अभ्यास भी होता है, जो कि अमेरिका, भारत, जापान और हाल ही में उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया है। 4 देशों के बीच में मालाबार अभ्यास होता है, हाल ही में हुआ था आपके प्रशांत महासागर के अंदर। तो यह होता है कोरोमंडल तट या फिर तमिलनाडु, जहां पर शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर जो है वह आप लोग सही उत्तर पश्चिमी विक्षोभ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आ रहा है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में, यह द्वीप है, भारतीय द्वीपों में से कौन सा जो द्वीप है वह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। भारत और श्रीलंका के बीच में एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम और सालसेट। देखिए सालसेट जो है यह आपका मुख्य रूप से जो मुंबई है, मुंबई जो लगभग मुख्य रूप से मुंबई के अंदर 7 द्वीप आते हैं छोटे मोटे, उनके अंदर से सालसेट द्वीप जो है यह सबसे प्राचीन या फिर सबसे ओल्डेस्ट द्वीप माना जाता है मुंबई का। तो इस हिसाब से सालसेट जो है ये मुंबई के द्वीपों का हिस्सा आ जाएगा। निकोबार जो है यह आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के रूप में अपन पढ़ते हैं। एक बार आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार तो अपने आप में अलग द्वीप समूह है। इसके बाद में यहां पर आपका महाराष्ट्र के अंदर मुंबई स्थित है, जहां पर सालसेट द्वीप आता है। और एक था आपका एलिफेंटा, ये एलिफेंटा भी इसी मुंबई वाले का ही हिस्सा आता है, तो यह भी आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा। तो यहां पर बसता है आपके पास में रामेश्वरम द्वीप। तो रामेश्वरम जो द्वीप है यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ी है या फिर कभी रामायण देखी है तो उसके अंदर पढ़ते भी हैं आप लोग राम सेतु के नाम से, जिसको जो है वह मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, एक बार वापिस जूम आउट करता हूं मैं। ये भारत है, भारत का तमिलनाडु वाला हिस्सा है और नीचे आपका श्रीलंका है। तो यहाँ पर श्रीलंका और तमिलनाडु को जोड़ने वाला जो हिस्सा है इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों ने रामेश्वरम दिख रहा होगा। देखिए ये रामेश्वरम जो है ये रामेश्वरम द्वीप है, जहाँ पर आपके भारत के जो है पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म स्थान भी माना जाता है रामेश्वरम। यहीं पर आपका एडम ब्रिज या फिर राम सेतु है। तो श्रीलंका और भारत का तमिलनाडु, इनके बीच में स्थित है आपका रामेश्वरम द्वीप, जो कि आपके एडम ब्रिज के द्वारा या फिर राम सेतु के द्वारा श्रीलंका के साथ जुड़ा होता है। यह इसका आपका सही उत्तर होगा। तो श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सा द्वीप जो है वह स्थित है? तो वह आपका रामेश्वरम द्वीप है।
आपके सिलेबस के अंदर स्पेशली कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि भारत के भौतिक प्रदेश आपको पढ़ना है। पिछली बार क्वेश्चन भी नहीं आया था, इसी वजह से अपन ने वहां पर सिलेबस में भी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि क्वेश्चन जहां से आता है अपने को हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी चाहिए। ज्ञान उपयोगी जो है वह आपके ज़्यादा काम में नहीं आती है, परीक्षा उपयोगी आपको चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपको सिलेक्शन देती है, क्योंकि अपने का काम क्या है, अपने को सिलेक्शन से मतलब है, ज्ञान से ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, मेन सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन का मतलब है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, या फिर पिछले ओल्ड जो क्वेश्चन है उनको देखते रहना है, उनके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो सिलेबस में भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं था भारत के भौतिक प्रदेश, और ओल्ड क्वेश्चन में भी नहीं पूछा हुआ था, इसी वजह से अपन ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। फिर भी इसमें आपके जो भी सिलेबस में छूटी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्वेश्चन सीरीज में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम। अगला देखिए, पिछली बार कृषि से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 ही क्वेश्चन उद्योग से आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, कृषि और उद्योग, तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कृषि और उद्योग से ही रखे हैं, जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए, सदाबहार क्रांति जो है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में जो है वह आपके लाई गई। यह किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि सदाबहार क्रांति। अपन लोगों ने बात की थी कि विश्व के अंदर जब अपन बात करते हैं, सदाबहार का मतलब है यहाँ पर हरित क्रांति, एक प्रकार से यूं मान लीजिए आप लोग, हरित क्रांति, यानी कि विश्व के अंदर एक ऐसी स्थिति आती है 1960 ईस्वी के दौरान कि जब विश्व के अंदर खाद्यान्न की कमी आ गई थी। खाद्यान्न का मतलब खाने वाली जो फसलें हैं, जिसको अपन मुख्य रूप से अनाज एवं दलहन कहते हैं, उन खाद्यान्न की कमी आई विश्व में। और तब ऐसी स्थिति के अंदर एक व्यक्ति था अमेरिका का, जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ये नॉर्मन बोरलॉग जो है ये मेक्सिको के अंदर जाता है, और मेक्सिको के अंदर गेहूं जो है मुख्य रूप से खाद्यान्न के लिए आता है, और उस गेहूं के उत्पादन के लिए यह काम करता है नॉर्मन ई बोरलॉग, जिसका पूरा नाम है। अमेरिका का है, मेक्सिको के अंदर जाता है। तब मैंने बताया था कि यह आपका यहाँ पर गेहूं के लिए जो किस्में हैं उनका विकास करता है, और इस प्रकार के पौधे बनाता है जिनके अंदर कीटनाशक एवं शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। पौधे की ऊंचाई कम रहती है, कम सिंचाई के अंदर वो ज्यादा पैदावार देता है, फलियों की संख्या इसमें बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो है ऐसा किस्म जो है वह गेहूं की बनाता है, कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग। इसी वजह से विश्व के अंदर जब बात आती है विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर आपको पूछा जाए, विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो हो जाएगा आपका नॉर्मन ई बोरलॉग, इसका पूरा नाम आता है। लेकिन यहां पर बात आती है आपके सदाबहार क्रांति। भारत के अंदर, चूंकि जब भारत के अंदर बात करते हैं हरित क्रांति के जनक की, तो वह नाम निकल कर आता है आपका MS स्वामीनाथन। यह भारत के अंदर जो है वह बिल्कुल यह कि यही सेम टू सेम यहां पर आएगा, केवल भारत के अंदर जो है वह यहां पर ऐड कर देना, यानी कि भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। फिर यहां पर बात आती है सदाबहार क्रांति। कहने का मतलब हरित क्रांति जो है ये भारत में 1966-67 के आसपास आती है, यह 1960 के आसपास यह काम होता है, और भारत के अंदर यही काम 1966 में होता है, जब MS स्वामीनाथन के द्वारा इन्हीं किस्मों को जो है थोड़ा सा भारत के जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया गया था। लेकिन 2004-05 के दौरान जो है कुछ ऐसे क्षेत्र, मुख्य रूप से हुआ क्या था कि जब भारत के अंदर हरित क्रांति आई तो उस दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी कि वह क्षेत्र जहां के किसान जो है वह ज्यादा पैसे वाले थे, या फिर वह क्षेत्र जहां पर सिंचाई के साधन ज्यादा उपलब्ध थे, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो है यह हरित क्रांति अपना प्रभाव दिखा पाई। इसी वजह से तत्कालीन जो सरकार थी उसके द्वारा MS स्वामीनाथन के नेतृत्व के अंदर वापिस एक बार फिर से कहा गया कि ऐसा अपने को पौधा बनाना है या ऐसी किस्म बनानी है जो कि हरित क्रांति के अंदर छूटे हुए जो क्षेत्र थे उनका भी विकास कर सके, या वहां पर भी हम लोग जो है वो गेहूं की पैदावार कर सके। तो ऐसी स्थिति में 2004-05 के दौरान सदाबहार क्रांति के रूप में जो है वह वापिस जो छूटे हुए क्षेत्र थे हरित क्रांति के दौरान, उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए, उन क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्न की जो है वह उत्पादकता बढ़ाने के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा क्या किया गया, सदाबहार क्रांति जो है वह शुरू की गई। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वह आपका 2 नंबर हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है। देखिए यह क्वेश्चन आप कृषि से जोड़कर पूछ सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है, कोई इसमें वो इतना आश्चर्य वाली बात नहीं है कि भारत के अंदर जो है वह लवणीय मृदा जो है वह सर्वाधिक कहां पर है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की बात आ रही है। देखिए लवणीय मृदा का मतलब है कि ऐसी मृदा जिसके अंदर क्या ज्यादा हो, नमक ज्यादा हो। तो आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले राजस्थान, तो राजस्थान तो वैसे ही ऑप्शन में है ही नहीं। फिर उसके बाद में इसी नमक से बनने वाली मृदा तो हो जाती है लवणीय। इसी प्रकार से होता क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर अगर जल की मात्रा ज्यादा है ना, उस क्षेत्र के अंदर एक समस्या आती है, अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ा था, सेम की समस्या।
सेम समस्या का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी का भराव अगर ज्यादा समय तक रह जाता है तो ऐसी स्थिति में जो उसके जमीन के अंदर जो आपका जिप्सम वगैरह या चूना वगैरह है वह ऊपर की तरफ आ जाता है और वहां पर जो जो आपके वो मिट्टी है वह मिट्टी मुख्य रूप से क्षारीय प्रकार की बन जाती है। तो सेम समस्या जो है यह राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके श्री गंगानगर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर नहरें ज्यादा है, तो यहाँ पर क्षारीय मृदा जो है वह जल की अधिकता की वजह से आती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी नदियां हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको जो है वह क्षारीय प्रकार की मृदा देखने को मिलती है मैक्सिमम। लेकिन नमक जो है वह चूंकि राजस्थान तो है भी नहीं और राजस्थान में इतनी लवणीय मृदा नहीं है, रेतीली मृदा ज्यादा है। गुजरात की जब अपन बात करते हैं तो गुजरात के अंदर कच्छ का रण जो है वो मुख्य रूप से पूरा का पूरा खारा जो है वो उससे युक्त है, खारेपन से। इसके अलावा गुजरात जो है यह समुद्र से भी सीमा साझा करता है, तो वहां पर भी जो इसके बीच वगैरह वहां पर भी जो है वो नमक का काफी देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है गुजरात के अंदर जो कच्छ का रण है उस रण की वजह से जो है वह आपका नमक यहां पर देखने को मिलता है या फिर क्षारीय मृदा देखने को मिलती है। तो राजस्थान के अंदर अपने भारत के अंदर जो है वह सर्वाधिक लवणीय मृदा किस राज्य के अंदर है, तो वह आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात के अंदर जो है वह हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, किन महीनों में रबी की जो फसल है इस रबी की फसल की बुआई होती है। ये अपन ने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जायद की फसल तो 2-3 महीने की होती है, उसको इतना नहीं लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 फसलें आती है, एक आती है खरीफ की फसल और एक आती है आपके रबी की फसल। तो खरीफ की फसल जो है यह अपन लोग वर्षा ऋतु के अंदर बोते हैं, यानी कि गर्मियों में बोते हैं और इसको सर्दियों में खाया जाता है। और सर्दियों को क्या बोला जाता है, सियालू बोलते हैं, यानी कि इसको सर्दी में खाते हैं, इसी वजह से इस फसल को सियालू भी कहा जाता है आपके खरीफ को। और रबी की फसल जो है इसको सर्दी के अंदर बोया जाता है और गर्मियों में खाते हैं, इसी वजह से रबी की जो फसल है इसको उनालू भी बोला जाता है। रबी की जो फसल है इसको सर्दियों में बोते हैं, लगभग अक्टूबर से नवंबर का जो महीना है इस दौरान जो है वह इसको बोया जाता है आपके रबी की फसल को। अक्टूबर से नवंबर में ये बोई जाती है और उसके बाद में मार्च अप्रैल मई जून के आसपास जो है ये काट ली जाती है, अप्रैल मई के अंदर। और उसके बाद में फिर जून जुलाई का जो एक 1.5 महीना होता है, 2 महीना होता है, उस दौरान आपके जायद की फसल बीच में होती है और उसके बाद में फिर वापस खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई के अंदर जो है वह आपके बो दी जाती है। तो इस हिसाब से यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि रबी की फसल जो है वह बुआई किस समय होती है, तो मार्च अप्रैल नहीं होगा, जून जुलाई नहीं होगा, जनवरी फरवरी भी नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर जो है यह इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आता है ये भारत के स्थिति विस्तार से, इसके ऊपर अपन ने चर्चा भी की थी, थोड़ा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी अपन ने देखा था। तब अपन ने बात की थी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो मान लो ये भारत है, इस भारत की बात कर रहे हैं, यह बोल रहा है कि भारत विस्तृत है। अब आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है उस हिसाब से अपने को आंसर देना है। अपन ने बात की थी कि मान लो अगर यह आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को आडी रेखाएं जो काट रही है, आडी से आपको बनाना है अक्षांश, यानी कि जो आडी रेखाएं हैं वह आपके अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। और इसी पृथ्वी को अगर खड़ी रेखाएं काट रही है तो यह आपकी कहलाती है देशांतर, यह कहलाती है देशांतर। अब देखिए, अक्षांश जो है यह पृथ्वी को इस प्रकार से 2 भागों में बांट रहा है, यानी कि यह नॉर्थ वाला हिस्सा है और यह आपका साउथ वाला हिस्सा है, यानी ये उत्तर वाला है, ये दक्षिण वाला है। मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, अगर यह इसको 2 भागों में बांट रही है तो यह उत्तरी गोलार्ध होगा, यह दक्षिणी गोलार्ध होगा। इसी प्रकार से ये मान लो 0 डिग्री अगर देशांतर है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में स्थित है उसके ऊपर से ये गुजरती है, इसी वजह से इसको ग्रीनविच जो है वह रेखा कहा जाता है। और यह भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक होता है आपका पूर्वी गोलार्ध ईस्ट वाला और एक होता है आपका वेस्ट वाला यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है उसकी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है, यहां से तो ये पूरा का पूरा अपन डिस्कस कर चुके हैं, और इसके हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है। अब होता क्या है कि इसमें जब भी क्रमांक दिया जाता है, यानी कि जब इसमें क्रमांक देते हैं, तो जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ स्टार्ट होगा। मान लो यहाँ पर अगर 1 डिग्री भी है ना, तो 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर मान लो यहाँ पर 5 डिग्री आ रहा तो 5 डिग्री नॉर्थ ही लिखेंगे। कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में अगर चल रहे हैं तो नॉर्थ से नॉर्थ में चलेंगे, और इसी प्रकार से अगर दक्षिणी गोलार्ध में अपन चल रहे हैं तो यह साउथ से साउथ यानी दक्षिण से दक्षिणी हो गया, यानी 1 डिग्री दक्षिण
2 डिग्री दक्षिण, इस प्रकार से चलता है। तो भारत का जब ये भारत है तो इस भारत के अंदर ये आडी रेखाएं क्या होगी, आपके अक्षांशीय रेखाएं होगी। और इस अक्षांशीय रेखाओं में जब अगर अपन ऐसे चलेंगे आडी रेखाओं के अंदर, चूंकि भारत जो है वह इसके ऊपर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर भारत 8 डिग्री और 4 आर्क मिनट उत्तरी जो अक्षांश है, इस उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, यहां से शुरू होकर यह चलता जाता है। ये आडी रेखाएं 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे चलती है और फिर 37 डिग्री और 6 आर्क मिनट आपका उत्तरी अक्षांश जो है यहां तक यह चलता है। उत्तरी अक्षांश यहां तक जो है वो भारत चलता है। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना था, देखिए यहां पर उत्तर लिखा हुआ है तीनों ही जगह, और यहां पर आपका 2 जगह दक्षिण है और 1 जगह उत्तर है, उत्तर लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह जो भारत का विस्तार दे रखा है, यह अक्षांशीय विस्तार ही आपको दे रखा है, यानी आडी रेखाओं की बात हो रही है। और लेकिन खास बात क्या है कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का जो विस्तार है वह नॉर्थ से नॉर्थ है। खास बात यहां पर यह ध्यान रखनी है कि उत्तर से उत्तर की तरफ ही भारत का विस्तार है। तो इसमें उत्तर दक्षिण आ गया, तो दक्षिण तो आना ही नहीं चाहिए, ये वैसे ही कट गए थे दोनों के दोनों ही, पीछे ये बच रहा था। अब इसमें आपको थोड़ा सा देखना था कि 37 डिग्री तो ठीक है, 6 आर्क मिनट है, यानी कि यहां पर गड़बड़ हो गई, और 8 डिग्री 4 आर्क मिनट है, यहां पर यह गड़बड़ हो गई, इस हिसाब से यह भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर है वह जो बन रहा है वह आपका 4 नंबर बन रहा है। ये यहां पर उपर्युक्त है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर जो है वह क्या होगा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 आर्क मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 आर्क मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं और सूची 2 एक तरफ आपको राजधानी दे रखी है। देखिए ऐसा पैटर्न पिछली बार ग्राम सेवक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चनों में देखा गया था, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके मिलान वाले ही दे रखे थे और नीचे आपको कूट भरना था। इस वजह से इस प्रकार के क्वेश्चनों की भी आपको प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे अपन लोगों ने एक बार देखा भी था, जब क्लास शुरू में अपन ने भारत का परिचय देखा तो लगभग सारे राज्य उनकी राजधानियों के ऊपर भी अपन ने चर्चा की थी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि राज्य है और इधर आपकी राजधानी है, इनको मिलाना है, सीधा कूट का आंसर देना है। तो ज्यादा इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। देखिए असम की राजधानी क्या है आपकी, दिसपुर आ जाती है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर आ जाती है, और मेघालय की राजधानी शिलोंग आ जाती है। मेघालय के अंदर अपन शिलोंग का पठार भी पढ़ते हैं, जो कि मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो कि मालदा के गेप से अलग होता है, जो अन्य शेष आपका प्रायद्वीपीय भारत है। इसके अलावा जो है ये इसकी राजधानी हो जाएगी। अब देखिए मिलान कर लीजिए, ए हो जाएगा आपका सी से हो जाएगा, उसके बाद में बी हो जाएगा बी से, उसके बाद में 3 हो जाएगा आपका डी से, और फिर 4 वाला हो जाएगा ए से, यानी कि इसका 2 नंबर जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। अगला देखिए, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक जो है वह भाग पूरा होता है, किससे पूरा होता है। अपन लोगों ने बात की थी कि 3 प्रकार की जो है वो परियोजनाएं होती है। एक आती है लघु परियोजनाएं, सिंचाई की जब बात करते हैं तो 3 प्रकार की परियोजनाएं जो है वह देखी जाती है। एक होती है लघु परियोजना, एक होती है मध्यम, और एक होती है वृहद। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए लघु परियोजनाएं वह होती है जो कि 2000 हेक्टेयर या फिर उससे कम का क्षेत्र जो है उसको अगर सिंचित करता है। मान लो कि मैं एक ऐसी कोई नदी जा रही है, उस नदी के ऊपर मैंने एक बांध बना दिया और मैं कहता हूं कि इस बांध के अंदर जितना के जितना पानी उपस्थित है उससे मैं 1500 हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर सकता हूं। इसका मतलब वह बांध क्या हो जाएगा, वह बांध हो जाएगा आपका लघु सिंचाई बांध। क्यों? क्योंकि वह 2000 या फिर उससे कम हेक्टेयर, 1500 तो 2000 से कम है, तो 1500 हेक्टेयर कर रहा है, यानी कि 2000 या फिर उससे कम हेक्टेयर जमीन अगर सिंचित करता है ऐसी परियोजना, तो वह परियोजना कहलाती है लघु सिंचाई परियोजना। दूसरी आती है मध्यम सिंचाई परियोजना। तो ऐसी सिंचाई परियोजना जो कि 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य की जो भूमि है आपकी, उसको सिंचित करता है, तो ऐसे क्षेत्र को या फिर ऐसी परियोजना को कहा जाता है मध्यम सिंचाई परियोजना। और तीसरी होती है वृहद सिंचाई परियोजना, जिसमें 10,000 या फिर उससे ज्यादा हेक्टेयर की जमीन को अगर कोई परियोजना सिंचित कर रही है तो उसको कहा जाता है वृहद सिंचाई परियोजना। भारत के अंदर जो है वह आपकी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तुलनात्मक रूप से कम है, यानी कि यह आपकी जो है यह कम मात्रा के अंदर मिलती है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा या तो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं और उसके अलावा वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो अगर आप ऑप्शन से भी देखेंगे तो वृहद यहां पर आ रहा है लघु और वृहद, और यहां पर आ रहा है लघु और मध्यम परियोजनाएं। तो मध्यम तो वैसे अपने काफी कम है, लघु जो है यह काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर लघु और वृहद दोनों एक जगह आपको ऑप्शन में दे रखा है तो इस वजह से आपका बेस्ट आंसर जो होगा इसका 2 नंबर हो जाएगा कि लघु और वृहद जो आपकी परियोजनाएं हैं भारत के अंदर वह सर्वाधिक है सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा जो है वह कपास उत्पादक जो है राज्य कौन सा है इनमें से।
अपन लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल में देखा कृषि, जब भारत का कृषि पढ़ा था तो कौन सी फसल थी, कौन सा राज्य उसमें पहले नंबर पर था, और मुख्य रूप से उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी उस फसल के बारे में तो वो भी देखी थी। कपास की अगर अपन बात करें तो कपास जो है यह मुख्य रूप से मध्यम काली जो मृदा होती है उसके अंदर उत्पादन होता है इसका सर्वाधिक। मध्यम काली मृदा जो है यह बेसिकली आपके बेसाल्टिक जो लावा होता है उसकी वजह से यह निर्मित होती है। बेसाल्टिक लावा, ये बेसाल्टिक लावा जो है यह बेसिकली आपका क्षारीय प्रकार का होता है, और यह जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंदर जितने के जितने पठार है, जैसे कि अगर अपन बात करें कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो एमपी के अंदर और राजस्थान के अंदर हाड़ौती का पठार कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र आता है उसके अंदर आपका दक्कन का पठार आता है। तो यह दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ये सारे के सारे यहाँ पर दंडकारण्य का पठार, ये सारे के सारे जो पठार है यह आपके बेसाल्टिक लावे से ही निर्मित हो रखे हैं, जो कि मुख्य रूप से मध्यम काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। ये मध्यम काली मृदा जो है ये कुछ समय तक अगर पड़ी रहे, यानी कि अगर इसको गीला करके छोड़ दिया जाता है तो इसके अंदर दरारें उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से इन दरारों के अंदर सीधा बीज डालकर आप बुआई कर सकते हैं। इस वजह से मध्यम काली मृदा जो है इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक जो है वह कपास का उत्पादन होता है मध्यम काली मृदा में। इसी वजह से मध्यम काली मृदा जो है इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इस मृदा के बारे में फैक्ट आते हैं। तो कपास जो है इसका उत्पादन मध्यम काली मृदा में होता है। महाराष्ट्र में जरूर आपके मध्यम काली मृदा है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि गुजरात में है। तो गुजरात जो है ये राजस्थान के अपने भारत के अंदर सर्वाधिक कपास का उत्पादक होगा। बाकी पंजाब के अंदर तो वैसे ही मध्यम काली मृदा इतनी मिलती नहीं है, हरियाणा में भी नहीं मिलती है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन गुजरात ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मालवा का पठार, दक्कन का पठार, काफी इसके अंदर जो है वो आपके काली मिट्टी का विस्तार मिलता है आपके गुजरात में। तो इस वजह से इसका सही उत्तर जो है वह 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल जो थी यह स्थापित कहां पर की गई थी। देखिए, चीनी की जब अपन बात करते हैं, चीनी का मतलब यहां पर शक्कर से है। चीनी का मतलब है शक्कर। तो भारत के अंदर जो है वह शक्कर जो है वो मुख्य रूप से गन्ने से बनाई जाती है। वैसे चुकंदर से भी अब बनने लग गई है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो गन्ने से ही बनती है। जब गन्ने की अगर अपन बात करें तो गन्ना जो है यह भारत के अंदर सर्वाधिक जो गन्ना है इसका उत्पादन कहां पर होता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन इसी गन्ने से जब आपके चीनी बन जाती है, यानी कि जब शक्कर बन जाती है, तो इस शक्कर का मैक्सिमम उत्पादन, क्योंकि देखिए भारत के अंदर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यूपी में 1 नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। लेकिन जब इसी गन्ने से बनी हुई शक्कर की बात आती है, चीनी के उत्पादन की बात आती है, तो भारत के अंदर सर्वाधिक चीनी का उत्पादन जो है वह महाराष्ट्र में होता है और दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। इस हिसाब से आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर पूछ रहा क्या है कि प्रथम जो मिल है 1903 के अंदर वह चीनी की कहां पर स्थापित होती है, तो यह आपके प्रतापगढ़ नहीं है, यह आपका मवाना भी नहीं है, यह आपका बलरामपुर भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है यह आपकी सबसे पहली जो है वह मिल लगी थी, चीनी की मिल, जो कि 1903 के अंदर आपकी स्थापित होती है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा राज्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है। देखिए भारत का, और वो भी चाय की अगर बात आती है तो आपके दिमाग में सीधा सा आंसर आ ही जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल जरूर चाय का उत्पादन करता है, काफी करता है, दार्जिलिंग वगैरह प्रसिद्ध भी है। अरुणाचल प्रदेश इतना नहीं करता, तमिलनाडु तो बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों आप काट सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको चाय की बात आते ही असम जो है यह इसका सबसे बड़ा उत्पादक होता है। लेकिन फिर भी आपको यह भी याद रखना है कि इसी असम से जो है वो चाय निकलकर कहां पर आती है, वह आती है आपके कोलकाता बंदरगाह पर। कोलकाता बंदरगाह पर आती है। और भारत के अंदर सबसे बड़ा जो चाय का जो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं उत्तर पूर्वी भारत के अंदर चाय निर्यात करने वाला जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह कोलकाता बंदरगाह है, जिसके अंदर असम वगैरह या फिर नॉर्थ ईस्ट भारत की सारी चाय जो है वह बिकती है। तो असम जो है इसके अंदर सर्वाधिक इसका उत्पादन हो जाएगा। मुख्य रूप से चाय जो है वह एक प्रकार की बागानी फसल है, बागानी फसल का यह प्रकार आता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला आता है, देखिए झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। वापिस वही बात है, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको जरूर घुमा रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से है कि
या फिर आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून से है, या नॉर्वेस्टर है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पर आपको फिर से फंसाने की कोशिश हो रही है, बात को समझना है गहराई से। देखिए मान लो ये अपना भारत है, अगर अपन भारत की बात करें तो अपन अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यह भारत का उत्तरी हिस्सा है, यह आपका दक्षिण हो जाएगा, यह आपका पूर्व हो जाएगा और यह पश्चिम हो जाएगा। अभी अपन ने बात की थी कि पश्चिम की तरफ से आने वाले जो विक्षोभ है, पश्चिम की तरफ से आने वाले जो विक्षोभ है भूमध्य सागर या फिर आपके कैस्पियन सागर से, उनको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ इनको कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से शीतकालीन जो आपकी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, उसके अंदर उत्तरी भारत के अंदर यह वर्षा करती है। और यही जब यहाँ से घूमती घूमती और यहाँ पर स्थित जो आपका हिमालय है, यहाँ पर स्थित जो इस जगह पर आपका हिमालय स्थित है, उस हिमालय से यह टकरा कर और वापिस जब यहाँ से ये घूम जाती है, तो यह चूंकि इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से जब ये घूमती है तो यहाँ पर देखिए यह है उत्तर वाला हिस्सा और यह है आपका पूर्व, यानी कि यह उत्तर और पूर्व के टाइप की बन जाती है। और ये यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर स्थित आपका कोरोमंडल तट या फिर तमिलनाडु है, वहां पर ये वर्षा करती है। कब करती है? सर्दियों के अंदर। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है, इस उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा भारत के अंदर तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल तट के ऊपर होती है। लेकिन इसी पश्चिमी विक्षोभ जो है, इसी को ही जो है मावट कहा जाता है राजस्थान के अंदर, इसी को ही नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्वेस्टर कहा जाता है कहां पर? पश्चिम बंगाल और असम के अंदर। क्योंकि यहां पर बात हो रही है झारखंड की। झारखंड कहां पर स्थित है? झारखंड लगभग यहां पर स्थित है आपका मध्य पूर्व के अंदर, यहां पर आपका झारखंड स्थित है। तो झारखंड का तो इस उत्तर पूर्वी मानसून से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो यह तो बिल्कुल ही कट हो गया। उसके बाद में नॉर्वेस्टर, इस नॉर्वेस्टर से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पश्चिम बंगाल और असम के लिए यह जानी जाती है। दूसरी चीज इसमें आपको क्वेश्चन में एक खास चीज ध्यान रखनी है, यहां पर लिखा हुआ है किस मानसून से वर्षा हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मानसून की बात कर रहा है, ये विक्षोभ की बात नहीं कर रहा है। उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, इस पे ऊपर आएंगे, इससे पहले ये देखते हैं। देखिए भारत के अंदर वर्षा का एक और यहां पर वापिस क्रम देखिए, भारत के अंदर यहां से भी वर्षा होती है। इस जगह से अगर अपन बात करें, यह है आपका पश्चिम, यह है दक्षिण। इस दक्षिण और पश्चिम की अगर अपन बात करें, दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये पश्चिम वाला हिस्सा है। इस जगह से जो है यहां से मानसूनी पवनें उठती है और यह पवनें इधर जाती है आपके अरब सागर की शाखा, और इधर से आती है घूमकर बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्योंकि अरब सागर से इतनी वर्षा नहीं होती है, लेकिन यही बंगाल की खाड़ी की शाखा जब घूमकर इस झारखंड के ऊपर आती है, तब यहां पर वर्षा करती है। यानी कि झारखंड के अंदर जो वर्षा हो रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ना कि नॉर्वेस्टर, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, इसकी वजह से वर्षा होती है कहां पर? झारखंड के अंदर। तो इसका सही उत्तर जो है वह आपका 2 नंबर होगा। बिल्कुल, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखिए तेजाबी मिट्टी, तेजाबी का मतलब हो गया एसिड। तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर साइंस का कोई है तो उसको पता होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है तेजाब को, जो कि क्या है? एक प्रकार का एसिड है, यानी कि अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तेजाबी मिट्टी यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर एसिड यानी कि अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, उसको कृषि योग्य बनाना है। कृषि योग्य अगर बनाना है तो उसके लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? देखिए खास बात, अम्ल है, आपको क्या करना है? कृषि योग्य बनाना है। भाई एसिड अगर ज्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए एक रिएक्शन आती है जिसको बोला जाता है आपके उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोला जाता है। इस वजह से इस अम्ल के अंदर अगर क्षार मिला दिया जाता है तो यह जुड़कर यहां पर क्या बन जाता है? आपका लवण प्लस जल बन जाता है। तो इस हिसाब से इस अम्ल को अगर कम करना है तो इसमें क्या डालना होगा? क्षार डालना होगा। और इनमें से अगर अपन क्षार देखा जाए तो इनके अंदर से लाइम स्टोन जो है, लाइम जो है, चूना जिसको अपन बोलते हैं, यह आपका क्या है? एक क्षार का प्रकार है। और इसको जब इसके अंदर डाल देंगे, इस एसिडिक आपकी सॉइल है, यानी कि जो आपकी अम्लीय मृदा है, तेजाबी जो मृदा है, इस मिट्टी के अंदर डालेंगे लाइम को, तो यहां पर यह क्या कर देगी? इसको न्यूट्रलाइज करके और यहां पर क्या बना देगी? आपके इसको कृषि योग्य जो है वो मृदा बना देगी। जिप्सम जो है इसका प्रयोग नहीं, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है सेम की समस्या जब होती है तब, क्योंकि सेम की समस्या के अंदर पानी का भराव हो जाता है और उस पानी को अगर सुखाना है, वापस अगर उसको हटाना है, तो वहां पर जिप्सम जो है वो डाला जाता है, जिसकी वजह से वो पानी सूख जाए। और जिप्सम का प्रयोग जो है यह सेम समस्या के अंदर किया जाता है। कैल्शियम यहाँ पर नहीं होगा और वेजिटेबल्स ये भी नहीं होगा। तो लाइम स्टोन जो है या लाइम जो है वह आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है, निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? यानी कि आपको इनमें से चुनना है
कि कौन से 3 ऐसे राज्य है जो कि अधिक से कम की तरफ, जो कि यहाँ पर डिटेल में जो है वो लिखा हुआ नहीं है, वैसे लिखा हुआ यही कि क्रम के अंदर कौन सा क्रम जो है वो 3 बड़े गेहूं उत्पादक की बात कर रहा है। देखिए गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन वाले कौन कौन से जो है वो राज्य है। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, अपन बात भी की थी क्लास के अंदर कि गेहूं की जब बात आती है तो हरित क्रांति की ऊपर सबसे पहले जाना होता है, और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो फायदा मिला था वह राज्य था आपका पंजाब। पंजाब जो है इसको सबसे ज्यादा हरित क्रांति से फायदा मिलता है और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है आपका पंजाब में, और अभी भी पंजाब के अंदर गेहूं का उत्पादन काफी होता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हरियाणा से बड़ा है, इस वजह से भी आगे निकल गया, वहां पे भी पानी की उपलब्धता है। और मुख्य रूप से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो पश्चिम वाला हिस्सा है वह पश्चिम वाला ज्यादा समृद्ध है बाकी आपके पूर्व वाले से। और तीसरे नंबर पर आपका आता है हरियाणा। तो मुख्य रूप से यहाँ से आपको एक क्रम पूछा गया था कि कौन से जो है वो 3 बड़े वाले हैं, तो पंजाब सबसे बड़ा है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और उसके बाद में आपका हरियाणा। तो 1 नंबर जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम स्थित है। अपन ने अभी बात की थी कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को खड़ी रेखाओं के अंदर बांटा गया है और इन खड़ी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। और यह देशांतर जो है यह 1 डिग्री जब देशांतर अगर अपन आगे बढ़ते हैं, कहने का मतलब अगर आपकी ग्लोब घूमती है उसमें अगर 1 डिग्री देशांतर अगर आगे जाता है तो वह 4 मिनट का डिफरेंस डाल देता है, 4 मिनट का जो है वह अंतर आ जाता है। अब मान लो अगर यह आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर मान लो यहां पर अगर आपकी 0 डिग्री देशांतर है जो कि लंदन से गुजरती है। लंदन कहां पर है? यूके के अंदर है, जहां पर ग्रीनविच नाम से एक ऑब्जर्वेटरी है, उसके ऊपर से ये 0 डिग्री गुजरती है। इसी वजह से इस रेखा को आपकी जो 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अब जैसे ही इस 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते आप सभी को पता है कि भारत जो है वह आपका 68 डिग्री जो है वहां से पूर्वी हिस्सा, चूंकि यहाँ पर देखिए 0 डिग्री जो है यह पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटेगी। अब भारत की स्थिति जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे ही 0 डिग्री से अपन पूर्व में चलते हैं तो 68 डिग्री जो है वहां पूर्व से स्टार्ट होता है भारत, जो कि आपके चलते 68 डिग्री और 7 आर्क मिनट पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 आर्क मिनट जो है वह आपका ईस्ट यानी कि पूर्व से लेकर भारत जो है वो चलता जाता है, और 97 डिग्री और लगभग आपका 15 आर्क मिनट के आसपास जो है वो पूर्व के अंदर जाकर ये खत्म होता है। लगभग 25 है, ये 25 आर्क मिनट। ये यहाँ पर जो है ये डिफरेंस ये बेसिकली क्या आ रहा है? भारत का देशांतरीय विस्तार आ रहा है। अब इस देशांतरीय विस्तार के अंदर जो है इसका बिल्कुल मध्य वाला हिस्सा निकाला जाता है, तो वह आता है आपका 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह भारत का क्या कहलाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। अगर आप लोगों ने कभी क्रिकेट का मैच वगैरह देखा हो तो उसमें लिखा हुआ आता है एक तो GMT जो कि ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है, जो कि इस 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से होता है, और एक उसी में IST करके भी लिखा होता है, वह भारत के टाइम के हिसाब से होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जो कि भारत के अंदर समय का जो है वह क्या करती है? आपके निर्धारण करती है। अब होता क्या है कि यह 1 मिनट जो है ये 1 डिग्री जो है ये 4 मिनट के बराबर होती है, और यहां से देखिए यह कितना डिफरेंस आ गया? 82.5 डिग्री का डिफरेंस आ गया। अगर आपको यहां से पूछा जाए कि यह भारत जो है ना, इस भारत की जो GMT आपके IST है, इस भारत की IST जो कि आपके 82.5 डिग्री के ऊपर है, 82.5 डिग्री पूर्वी पर है, यहां से लेकर जो आपका 0 डिग्री देशांतर है यहां तक का जो इसके बीच का जो डिफरेंस है, कहने का मतलब जो GMT है, GMT ये 0 डिग्री पर है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना? 82.5 डिग्री है। इसको अगर आप गुणा कर देंगे 4 से तो वह आपके पास में समय निकल कर आएगा, जो कि इस 0 डिग्री यानी कि GMT और IST के बीच का डिफरेंस आएगा, वह लगभग आपके पास में 5.5 घंटे जो है यह निकल कर आएंगे। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि यह जो आपकी भारत की मानक समय देशांतर है जो IST है यह किसके निकट से गुजरती है? तो रीवा जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसके पास में से यह गुजरती है आपके IST, जो कि भारत के अंदर कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में आती है सबसे पहले, उसके बाद में मध्य प्रदेश में जाती है, उसके बाद में आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आती है, इसी प्रकार से आपके उड़ीसा के अंदर जाती है। यहां से जो है इसका जो है वो विस्तार आपके आता है भारत के अंदर, उसके बाद में उड़ीसा के नीचे जो है वह आंध्र प्रदेश के अंदर जाती है। 5 राज्यों के अंदर जो है वह आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपके IST है 82.5 डिग्री,
पूर्वी देशांतर, याद रखना है पूर्वी देशांतर, इसका विस्तार पाया जाता है। जब अपन अक्षांश की बात करते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर की तरफ चलता है, यानी कि 8 डिग्री 4 8 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 8 मिनट उत्तर की तरफ, यानी उत्तर से उत्तर, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब देशांतर की बात आएगी तो भारत पूर्व से पूर्व चलेगा, यानी कि 68 डिग्री 7 8 मिनट पूर्व से लेकर फिर आगे 97 डिग्री 25 8 मिनट पूर्व। तो पूर्व से पूर्व क्यों? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहां से आपका इसका जो सही उत्तर है वह 1 हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, यानी कि भारत के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिलती है? एक आता है लाल मिट्टी, एक आती है काली मिट्टी, एक बलुई मिट्टी और एक कच्छारी मिट्टी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर काली मिट्टी अपन बात कर चुके हैं, मध्यम काली, जो बेसाल्टिक लावा से मिलती है। कच्छारी मिट्टी, बलुई मिट्टी जो है यह आपके पश्चिमी भारत जो है, मुख्य रूप से थार का रेगिस्तान, वहां पर आपके बलुई मिट्टी मिलेगी। लाल मिट्टी जो है वह आपके पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां पर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जैसे मिलती है लाल लोमी, वहां पर मिलती है। कच्छारी मृदा जो है यह मुख्य रूप से उस क्षेत्र के अंदर मिलती है जहां पर जल की अधिकता हो, जल की अधिकता, जल की अधिकता वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर मुख्य रूप से यह आपके कच्छारी मृदा मिलती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि जो आपका उत्तरी जो आपका पर्वतीय प्रदेश है उसके जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका एक प्रदेश आता है जिसको बोलते हैं भाबर प्रदेश, एक आता है आपका बांगड़ प्रदेश, एक आता है आपका खादर प्रदेश, इसके बीच में यहाँ पर आता है एक तराई प्रदेश। तो इन दो से मतलब नहीं, भाबर जो है वो पथरीला इलाका होता है, तराई क्षेत्र वह होता है जहां पर चूने का विस्तार होता है, इस वजह से वहां पे पानी का भराव हो जाता है बहुत ज्यादा। और बांगड़ प्रदेश और खादर प्रदेश ये दो आते हैं। बांगड़ प्रदेश जो आता है इसके अंदर पढ़ा जाता है कि यहाँ पर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा मिलती है। जलोढ़ मृदा कहने का मतलब ऊपर से पहाड़ों से जो है वो छनते छनते बेती बेती आ रही है, तो यहाँ पर तो पुराने क्रम की जलोढ़ रहती है। और जो खादर प्रदेश होता है इसके अंदर नई प्रकार की जलोढ़ होती है। और जो जलोढ़ मृदा है, जो जलोढ़ मृदा है, इसी जलोढ़ मृदा को ही कहा जाता है आपके दोमट मृदा, इसी को ही कहा जाता है आपके कच्छारी मृदा। तो कच्छारी मृदा सर्वाधिक किस में मिलती है? नवीनतम जो कच्छारी या दोमट या जलोढ़ है वह खादर में मिलती है। और भारत के अंदर जो आपका नदी अफवाह तंत्र वाला जो क्षेत्र है, लगभग गंगा का बेसिन हुआ, इधर आपका ब्रह्मपुत्र का उधर आ जाता है, इधर आपके यमुना का जो है वह इसके अंदर आ जाता है गंगा में। ये पूरा का पूरा मेनली जो गंगा बेसिन है यह पूरा का पूरा जो है यह आपका कच्छारी मृदा रखता है, दोमट मृदा रखता है, जलोढ़ मृदा रखता है, जो कि भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग आता है। अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वह आपके, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इस क्वेश्चन को यहां से नहीं पढ़ना आपको, इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। ये पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए एक कथन और एक कारण दे रखा, आपको इसमें से चुनना है कूट में से कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए दामोदर जो घाटी कॉरपोरेशन है, दामोदर घाटी यानी कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से बहते हुए जो है वह जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर। यह नदी आज से पहले, यानी कि जब ये दामोदर घाटी कॉरपोरेशन का मतलब है कि यहाँ पर भारत की पहली जो है आपके नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत की मुख्य रूप से पहली आपके जो है वो नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। जब इस कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कहने का मतलब इसका जब विकास नहीं किया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना या फिर दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, उससे पहले यह जो दामोदर नदी थी यह हुगली नदी, जो कि आपके फरक्का डैम से, जो गंगा नदी है वह पश्चिम बंगाल के अंदर फरक्का डैम से 2 भागों में टूटती है। बंगाल के अंदर जाती है पद्मा के नाम से आपके बांग्लादेश में, और पश्चिम बंगाल के अंदर आती है वह हुगली के नाम से। और इसी हुगली नदी के अंदर आके आपके एक नदी मिलती है। कहने का मतलब यहां से आपके गंगा गई और यह गंगा यहाँ फरक्का से टूटेगी, इधर तो चली जाएगी आपके पद्मा के नाम से बांग्लादेश में, और इधर आ जाती है आपके हुगली के नाम से। और इसी हुगली के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम था दामोदर नदी। इस दामोदर नदी के ऊपर यहाँ पर बांध नहीं बनाया गया था पहले, तब यह इस हुगली के अंदर आकर मिलती थी और पश्चिम बंगाल के अंदर यह बाढ़ लेकर आती थी, बहुत ज्यादा पानी लेकर आती थी। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र था उस साइड तो थी इसकी ऊंचाई ज्यादा, तो उधर से ये तेजी से बहाव लेती थी। और जैसे ही यह हुगली के अंदर मिलने वाली होती है, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री मारती है, वहां से जो है वह इसका क्षेत्र जो है वो समतल हो जाता है, मैदानी हो जाता है, वहां पर इसका बहाव धीरे हो जाता है। इसी वजह से ये पश्चिम बंगाल के अंदर बाढ़ लेकर आती थी, क्योंकि बाद के अंदर जो है वह दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाई गई और इसके ऊपर डैम वगैरह बनाकर और इस पानी को जो है यहीं पे रोक लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बाढ़ वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पर ये कहना ये चाह रहा है कथन के अंदर कि ये कारण है, कथन ये कह रहा है कि इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से पहले जो है वह ये पश्चिम बंगाल के लिए दुख की जो है वो नदी मानी जाती थी। तो यह बिल्कुल एकदम सही है।
दूसरा है कि इसका कारण क्या है, क्यों माना जाता था इसको, क्योंकि यह दामोदर जो है यह अपना ऊपरी भाग का मतलब हो गया जो पीछे वाला झारखंड वाला, वहां से तीव्रता से प्रवाहित होती है, तथा निचले भाग यानी कि पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसका जो आपका बहाव है वह बहुत धीमा हो जाता है, इस वजह से वहां पर बाढ़ आती थी। यह बिल्कुल इसका एकदम परफेक्ट कारण है इस आपके कथन का। तो इस हिसाब से कथन और कारण जो है यह आपका दोनों की दोनों ही क्या है, आपके सही है, और यह इसकी एकदम सही व्याख्या भी करता है। तो इसका 1 नंबर जो है वह एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, आप लोग जो है वो इसको वापिस स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि नीचे दिए गए मानचित्र, ये आपको एक मानचित्र दिया गया है, ध्यान से इसको देखना है, इसके ऊपर विचार करना है आपको। उसके बाद में मानचित्र के अंदर जो है आपके दिए गए जो ABCD है, यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर B है, C है और D है। इसको मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर A है, इस जगह पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। ये मुख्य रूप से आपको क्षेत्र दिखाए गए हैं। इन क्षेत्रों को आपको पहचानना है इनमें से कि कौन सा जो है वह इसके अनुसार सही क्रम है। यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर कॉमा लगाई हुई है सब जगह, तो ये कॉमा जो है ना ये बेसिकली ये A को बना रहा है, फिर ये अगला वाला जो है ये B को बना रहा है, फिर इसके बाद में ये C को बना रहा है, फिर अगला वाला जो है ये D को बना रहा है। इसी प्रकार से ABCD में चल रहा है। तो आपको बताना है कि ये A जो है ये किस चीज को दर्शा रहा है। तो यहां से देखिए ये A जो है यह यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, चूंकि अपन सतपुड़ा जो है वह माउंटेन पढ़ते हैं, सतपुड़ा जब अपन पर्वत पढ़ते हैं तो उस सतपुड़ा को बताया जाता है कि यह एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है। भ्रंश घाटी के अंदर जो है यह एक प्रकार का पर्वत बनता है। कहने का मतलब, मान लो यह आपके अगर पृथ्वी का भूधरातल है तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से दरारें चलती है और साइड वाला हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ धंस जाता है, जिसकी वजह से यह इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। और ऐसा निर्माण होता है कालांतर के अंदर यह टूट टूट कर और इस प्रकार का पर्वत बन जाता है। क्योंकि इधर ये धसा है नीचे, तो इधर वाला हिस्सा जो है ये भी ऊपर रहता है, तो ये जो यहाँ पर खाई वाला क्षेत्र रहता है इसके अंदर नदियां बहती है। तो इस सतपुड़ा के उत्तर के अंदर नर्मदा नदी और दक्षिण के अंदर तापी नदी बहती है, जो कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां होती है, जो कि आपके अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। तो ये जो ए वाला आपको दिखाया गया है यह बेसिकली सतपुड़ा वाला ही रीजन है, यानी कि भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट का मतलब भ्रंश वाला ही है, तो ए जो है यह आपका रिफ्ट घाटी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर रिफ्ट घाटी वाला क्षेत्र है, इसमें छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। इसमें भी रिफ्ट घाटी है, तो ये इन दोनों में से ही हो सकता है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान ये भी कट हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए बी पर जैसे अपन जाएंगे तो बी के ऊपर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ का मैदान, बिल्कुल यह एकदम सही है, दोनों के दोनों यह आपका छत्तीसगढ़ का मैदान आता है। उसके बाद में अगला आता है, उसके बाद में वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र सी के ऊपर और इसमें दे रखा है छोटा नागपुर का पठार। तो जैसे ही अपन झारखंड और आपका जो ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन है और उड़ीसा वाला, यहाँ पर जैसे अपन जाते हैं तो ये जो सी पर दिखाया गया है यह आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर जो है उसका पठार है। और यह यहाँ पर जो डी दिखाई दे रहा है यह बेसिकली आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट भी एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन का ही उदाहरण आता है। यह पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से इस घाट के पश्चिमी जो है यानी पश्चिमी जो घाट है उसका पश्चिमी जो हिस्सा है वहां पर तो हो जाती है वर्षा, और इसका जो पूर्व वाला हिस्सा है वहां पर वर्षा हो नहीं पाती है क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। होता क्या है कि मान लो ये एक अगर पर्वत है और इधर से अगर मानसूनी पवनें आ रही है तो ये इसके सारे ऊपर चढ़ेगी, ऊपर जैसे ये चढ़ेगी तो यहाँ पर इनका संघनन होगा और ये इधर तो वर्षा कर देगी, और जैसे ये इधर जाएगी तो इधर फिर इसके पास में वर्षा रहेगी नहीं, मतलब कि वाष्प रहेगी नहीं, जलवाष्प की कमी रहेगी। इस वजह से ये यहाँ से वापस निकल जाती है और इस क्षेत्र के अंदर वर्षा नहीं होती। इसी वजह से इसको बोला जाता है वर्षा का छाया क्षेत्र। तो यह जो है आपका डी वाला ये वर्षा का छाया क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है, और बाकी ये सी वाला जो है ये छोटा नागपुर का पठार है। तो ये छोटा नागपुर का पठार सी पर आएगा और डी के ऊपर आपका वर्षा छाया क्षेत्र आएगा। तो इस हिसाब से 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय यानी कि IST कौन सा है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है ये, एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT यानी कि 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है ये। इन दोनों के अंदर अंतर कितना है, अभी अभी अपन ने देखा था कि 0 डिग्री और भारत का जो है वो IST वह है 82.5 डिग्री, यह भी ईस्ट पे आएगा, और ये 0 डिग्री देशांतर है, ये GMT है और ये आपका IST है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 82.5 में से 0 जाएगा तो 82.5 डिग्री ही आएगा। इसको आपको सीधा 4 से गुणा करना है। क्यों करना है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। जैसे इसको गुणा करेंगे तो आपके पास में 5.5 घंटे जो है वह निकल कर आ जाएगा, यानी कि IST और GMT के बीच में कितना डिफरेंस आता है, 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। अगला देखिए, निम्न नगरों में से कौन सा जो है वह कर्क रेखा के निकट स्थित है।
कर्क रेखा की बात करते हैं तो जब पृथ्वी जो है इसको बिल्कुल बीच में से 0 डिग्री जो आपकी अक्षांशीय रेखा आडी रेखाएं जो होती है पृथ्वी को काटती है, उन रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। और जो बिल्कुल बीच में 0 वाली है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमि के बिल्कुल मध्य आती है, इस वजह से इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके जैसे ही ऊपर जाते हैं ना 23.5 डिग्री उत्तर के अंदर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, क्योंकि इस 0 डिग्री के ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला नीचे वाला हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं तो यह कहलाती है आपके कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा की अगर अपन बात करें तो यह भारत के अंदर गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, इस प्रकार से ये जाती है छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, त्रिपुरा, इसके बाद में मिजोरम, इस प्रकार से जो है इसका जो है वो विस्तार पाया जाता है। लगभग देख लीजिए 3 3 6 7 8 जो है वह आपके राज्य में से यह लगभग जो है वह आपके जाती है, 8 स्टेट जो है इसमें से इसका कर्क रेखा का विस्तार आएगा। लेकिन इसमें जब ये कर्क रेखा जाती है तो यह इसका जब विस्तार आता है तो ये यहाँ से जाती है और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वह आपका कोलकाता जो है वह स्थित आ जाता है इसके बिल्कुल निकटतम। देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली तो बहुत ऊपर रह गया, इधर दिल्ली तो बहुत ऊपर रह गया, जोधपुर भी राजस्थान के अंदर इधर काफी ऊपर रह जाता है, नागपुर भी नहीं आता है, छत्तीसगढ़ में नीचे रह जाता है, कोलकाता जो है यह एकदम इसका सही उत्तर होगा, कोलकाता जो है यह कर्क रेखा के निकटतम स्थित आपका शहर आ जाएगा। अगला आता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो है आपका, यह कहां पर स्थित है, यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कृषि के अंदर संस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद के अंदर स्थित है आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन, यानी कि कृषि के क्षेत्र के अंदर अगर किसी भी प्रकार का रिसर्च करना है, कोई अनुसंधान करना है तो उसके लिए एक मैनेजमेंट के रूप में जो है वह एक आपका संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वह आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला आता है भारत की श्वेत क्रांति जो है उसका जनक किसको कहा जाता है। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे आता है, श्वेत यानी कि सफेद, और सफेद रंग का क्या होता है आपका, सफेद रंग का होता है आपका दूध, यानी कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, दूध से संबंधित है। ये भारत के अंदर 1970 के अंदर जो है 1970 के आसपास दूध की काफी कमी आ गई थी, इसी वजह से भारत के अंदर दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है वह आपके श्वेत क्रांति चलाई गई थी 1970 के दशक के अंदर। और उस दौरान एक डॉक्टर आते हैं आपके डॉक्टर वर्जिग आपके कुरियन, इनके द्वारा जो है यह आपके श्वेत क्रांति जो है यह शुरू की जाती है आपके दूध के उत्पादन के लिए। इसी वजह से इनको भारत के अंदर श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला आता है ग्रीष्म काल के अंदर आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी जो है वह कहा जाता है। देखिए मैंने बताया था कि जो आपका उत्तरी भारत है, उस उत्तरी भारत के अंदर उत्तर जो है आपका नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से मिलकर एक नाम बनता है जिसको कहा जाता है नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। और यह नॉर्वेस्टर जो है यह आपका पश्चिम बंगाल और असम के अंदर वर्षा करता है। इसी नॉर्वेस्टर को पश्चिम बंगाल के अंदर तो कहा जाता है काल वैसाखी, इसको कहा जाता है काल वैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, और इसी को ही असम के अंदर कहा जाता है आपका बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा कहा जाता है असम के अंदर। यह इसके नाम मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश से इसका संबंध नहीं है, हरियाणा से नहीं है, गुजरात से नहीं है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वह काल बैसाखी कहा जाता है इसी नॉर्वेस्टर को, जो कि शीतकाल के ग्रीष्म काल के अंदर बेसिकली वर्षा होती है, जो कि आपके जो है इसके अंदर कहलाती है। अगला आता है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। देखिए दैनिक तापांतर का मतलब है कि एक दिन का टेम्परेचर में डिफरेंस, यानी कि जैसे कि 12 आपके सुबह की अगर 12 बज रखी है, मान लीजिए अगर 12 PM है, उस दौरान भारत का जो आपका बेसिकली राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर आपको दिन के अंदर लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देखने को मिलता है, और जैसे ही वहां पर रात आती है तो लगभग आपको 15 डिग्री जो है सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग यहाँ पर आपको जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वहां तक आपको डिफरेंस देखने को मिलता है दैनिक तापांतर का। इसी वजह से भारत के अंदर सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ मिलता है, पूर्वी तटीय प्रदेश नहीं होगा, अंडमान द्वीप जो है वह भी नहीं होगा, पश्चिमी तटीय द्वीप भी नहीं होगा, राजस्थान के मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंदर जो है मुख्य रूप से सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। अगला आता है समानांतर फसल जो है उसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
समानांतर का मतलब होता है यह और यह, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, यानी कि पहली ये आई फिर ये आई। इसी प्रकार से इन फसलों के अंदर से दो ऐसी फसलों का समूह है जो कि समानांतर है, यानी कि इसको उगाने के बाद में अगर उसको उगाया जाता है तो वह उस मृदा के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसी वजह से जब मान लो कि आपके गेहूं जो है, इस गेहूं के अगर समानांतर अगर अपन बात करें तो सरसों की फसल आती है। बात को वापिस समझना है, कहने का समानांतर का यहाँ पर मतलब है कि दोनों के दोनों एक ही समय की फसल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर बात आ जाए जैसे कि रबी की बात आ जाए या फिर आपके खरीफ की बात आ जाए, ये है यहाँ पर समानांतर का। बात को वापिस समझ लेना है, रबी हो या फिर खरीफ हो। देखिए आलू और धान जो है ये दोनों के दोनों डिफरेंस है, एक आपका जो है वो रबी का है, एक आपका खरीफ का है। गेहूं आपका रबी का है, सरसों भी आपकी क्या है, रबी की फसल है। कपास और गेहूं ये आपका रबी का है, यह आपका खरीफ का आ गया। जवार और आलू यह आपका रबी का आ गया और यह आपका खरीफ का आ गया। यानी कि गेहूं और जो सरसों है ये दोनों की दोनों ही समानांतर फसलें हैं, क्योंकि यह रबी की फसलें हैं एक साथ। इस वजह से इसका सही उत्तर जो है वह आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला आता है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वह कहां पर स्थित है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत के जब बात करते हैं भारत के पहले कृषि मंत्री की बात करते हैं तो भारत के पहले कृषि मंत्री बनते हैं, भारत के पहले कृषि मंत्री, इनके रूप में जो है आपके नाम निकल कर आता है वह आता है गोविंद वल्लभ पंत का नाम आता है, गोविंद वल्लभ पंत। ये वही है जिन्होंने इंदिरा गांधी जो नहर थी राजस्थान के अंदर उसकी भी आधारशिला रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने। यह भारत के पहले कृषि मंत्री भी थे। इन्हीं के नाम से पंतनगर जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहां पर इन्हीं के नाम से गोविंद वल्लभ पंत जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। निम्न उत्पादकता का मतलब है कि भारत के अंदर उत्पादन जो है फसलों का वह कम क्यों होता है, क्या रीजन है इन 4 कारणों में से। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार भी काफी पूछे गए थे ग्राम सेवक में और काफी इंपॉर्टेंट लेवल के ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा है कि अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो जो है उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे जाइए, देखिए जोत का आकार जो है वह आपका छोटा है। जोत का मतलब है यहाँ पर भूमि। जैसे मान लीजिए अगर एक आपका पिताजी था, उस पिता के पास में मान लो अगर 50 बीघा जमीन थी, 50 बीघा अगर उसके पास में जमीन थी, जैसे ही उसके 2 बेटे हुए तो ये 25-25 में बढ़ गई, और फिर मान लो अगला और अगर 2 बेटे हो गए तो ये 12.5 में बढ़ गई। कहने का मतलब भारत के अंदर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे परिवार जो है वह उनका बंटवारा हो रहा है, और ये किसी टाइम इस एक आदमी के पास में ये 50 बीघा की एक ही जमीन थी, जहां पर मान लो एक बार अगर ट्रैक्टर घुस गया या फिर मजदूर घुस गए तो वो सारा का सारा काम एक साथ होता था। लेकिन अभी उसी 25 बीघा जो है आपकी जो 50 बीघा ये 12.5 के अंदर 4 भागों के अंदर बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके अंदर अलग मजदूर काम करेंगे, इसमें अलग करेंगे, इसमें अलग करेंगे, इसमें अलग, तो वो खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से भारत के अंदर जो है वह जोत आकार जो है वो जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा उतना ही उत्पादन जो है वह कम होता जाएगा। ये मुख्य रूप से इसका कारण भी आता है। और राजस्थान के अंदर भी यह पूछा जाता है, तो राजस्थान के अंदर भी जो छोटी जो आपकी जोतें हैं उनकी वृद्धि जो है वो ज्यादा हुई है पिछले कुछ समय के अंदर, जिसका मुख्य कारण यही देखा जा रहा है कि भारत के अंदर जो है बंटवारा हो रहा है निरंतर रूप से। अगला आता है उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर वर्तमान समय में कृषि के अंदर जो तकनीक काम में ली जा रही है वह भी काफी पिछड़ी। अब अगर आप विदेशों के अंदर देखना चाहेंगे तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखते भी है तो वहां पर हर चीज की जो है वो आपके जो है मशीन मिल जाएगी। जैसे टमाटर की अलग मशीन है, आलू की अलग है, हर चीज की ऐसी मशीन है, यानी कि आपके मशीन है कि इंसान जो है यानी मजदूर जो है उनको कम से कम काम करवाया जाता है और तकनीक से यानी मशीनों से फटाफट काम हो जाता है। इसी वजह से अगली फसल जो होता है उसके अंदर देरी नहीं होती और फसल चक्कर जो है वो निरंतर रूप से बना रहता है। इस वजह से भी उत्पादन जो है वो निरंतर रूप से वहां पर बढ़ता जाता है। जबकि भारत के अंदर तकनीकी की कमी होने की वजह से भी क्या होता है, आपका उत्पादन में कमी होती है। अब ये दोनों एकदम सही है, तो तीसरे को आप जोड़ सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक लोग जो है वह कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जितनों की आवश्यकता है उससे ज्यादा वहां पर लगे हुए हैं। इसी वजह से वहां पर जो है जो हिस्सेदारी है उसके अंदर भी कमी आती है और अन्य काम के अंदर वो नहीं लगते हैं। इस वजह से भारत के अंदर जो है ये मुख्य रूप से तीनों ही कारण जो है वह निम्न उत्पादकता के हो सकते हैं, यानी उपर्युक्त सभी जो है वह इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति जो है वह किससे संबंधित है।
हरित क्रांति, अभी बिल्कुल इसके ऊपर ही अपन चर्चा कर रहे थे कि हरित क्रांति जो है ये 1960 के दशक के अंदर अमेरिका, जो आपके मेक्सिको है, वहां से जो है वह आपके नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा शुरू की जाती है, जो भारत के अंदर एम एस स्वामीनाथन लेके आते हैं। फिर ये हरित क्रांति बढ़ती जाती है। यह मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित थी, यहाँ पर यह पूछना चाह रहा है। तो गेहूं जो है, उस गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मुख्य रूप से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है यह आपके हरित क्रांति जो है शुरू की गई थी। इसके बाद में इस गेहूं के साथ साथ में हरित क्रांति के अंदर बाद में चावल की जो फसल है इसका भी उत्पादन जो है वह इसके अंदर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। तो गेहूं जो है यह इसके अंदर मुख्य रूप से आपके हरित क्रांति के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। देखिए, एक तरफ आपको दे रखा है कि किस चीजों का उत्पादन हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी जो क्रांतियां है, ये इंपॉर्टेंट है, अपने क्लास में अलग से देखा था। जितनी जितनी सारी की सारी क्रांतियां थी उनके ऊपर अपन ने चर्चा की। देखिए, सबसे पहले आ रही है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो थी यह मुख्य रूप से किसके लिए थी, तो खाद्यान्न के अंदर उत्पादन जो था उसको बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई, जिसमें गेहूं का उत्पादन के ऊपर मुख्य रूप से जो है वह फोकस किया गया था। यानी कि एक जो है वह ए से हो जाएगा। उसके बाद में दूध जो है यानी कि दुग्ध उत्पादन, उसको बढ़ाने के लिए 1970 के दशक के अंदर जो है वर्जी कुरियन जो है उनके द्वारा लाया गया था, जिसको श्वेत क्रांति नाम दिया गया था, जो कि आपके दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए थी। फिर आता है आपका मत्स्य। मत्स्य यानी कि मछली पालन जो है उसको बढ़ाने के लिए नीली क्रांति। नीली को आप जोड़ सकते हैं, समुद्र का रंग जो है वह नीला होता है जिसके अंदर मछली होती है, तो आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं कि मत्स्य का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है वह नीली क्रांति चलाई गई थी। उसके बाद में उर्वरक जो है यानी कि खाद वगैरह जो है उनको बढ़ाने के लिए भूरी क्रांति लाई गई थी। तो इस हिसाब से इसके अलावा भी कई सारी आती है, जैसे लाल क्रांति हुई या फिर पीली क्रांति हुई, गुलाबी क्रांति हुई, वो सारी की सारी क्लास में बता रखी है, वहां से आपको 1-2 बार वापस देख लेना उनको। तो यहाँ पर इनको अगर अपन मिलाएंगे तो देखिए, एक जो है वो ए से हो जाएगा, इन दोनों के अंदर आ रहा है। उसके बाद में 2 जो है वो आपका सी से हो जाएगा, इसमें आ रहा है, तो आंसर तो आपको मिल गया है 3 नंबर। उसके बाद में 3 जो है वह आपका बी से हो जाएगा और 4 जो है वह आपका डी से हो जाएगा। तो इस हिसाब से 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, गुलाबी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। देखिए, गुलाबी क्रांति क्या कपास से संबंधित है, लहसुन से है, प्याज या फिर अंगूर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट में आप लोगों को आंसर लिखते जाना है फटाफट। देखिए, कपास जो है यह बेसिकली आपका श्वेत कलर का होता है और इसका मुख्य रूप से अगर अपन देखें ना तो यह चांदी यानी कि रजत के समान होता है, इसीलिए इसको रजत रेशा भी कहा जाता है कपास को। और इससे संबंधित जो है वह कपास जो है यह श्वेत क्रांति में वैसे दूध भी आता है, अंडा भी आता है, और कपास को भी जो है वह रजत क्रांति के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता है। लहसुन आता है। प्याज जो है, ये प्याज का रंग जो है वैसे लाल होता है, लेकिन सफ़ेद में भी मिलते हैं, गुलाबी भी होते हैं, लेकिन प्योर लाल नहीं होता है, वह गुलाबी मिक्स में होता है। तो अधिकतर जो क्रांतियां हैं इनका नाम या तो फसल की आकृति आकार के हिसाब से निकाले जाते हैं कि भाई गोल क्रांति है तो आलू के लिए, ठीक है ना, और या फिर इनका जो रंग अगर होता है ना उस रंग के हिसाब से निकाला जाता है। तो उसके अंदर आपको ये याद रखना है कि गुलाबी क्रांति जो है यह प्याज से संबंधित है। अगला आता है, इनमें से कौन सी जो है वह खरीफ की फसल नहीं है। ध्यान देना है, खरीफ की फसल पूछ रहा है और नहीं, नहीं का मतलब हो गया कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। देखिए, धान, धान का मतलब यहाँ पर चावल से है। चावल, चावल जो है यह सर्दी और गर्मी दोनों के अंदर बोए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछा जाए ना कि चावल कौन सी फसल है, तो चावल जो है वह खरीफ की फसल मुख्य रूप से मानी जाती है, ठीक है ना। मुख्यतः ये खरीफ ही है, बाकी इसको जो है वह रबी के अंदर भी बोया जाता है, दक्षिणी आपका भारत के अंदर, बेसिकली तमिलनाडु के अंदर जहाँ पर वर्षा होती है शीत ऋतु में। चना आता है। चना, देखिए चना जो है यह आपका रबी की फसल है। चना, चना बेसिकली क्या है, रबी की फसल है। अभी अगर अपन राजस्थान की भी बात करें तो जहाँ पर अभी वर्षा हुई है, मावट अगर जहाँ पर हुआ है अच्छा खासा, तो वहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो आपके खेतों के अंदर चावल की खेती की जाएगी, चने की खेती की जाएगी, जो कि मुख्य रूप से बिना जो है वो किसी भी पानी पिलाए यानी कि बिना सिंचाई के जो है वह ये चने की खेती की जाती है। तो वह मावट के ऊपर आधारित होती है। लेकिन यह है कौन सी फसल, तो यह रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। तो रबी की फसल होनी चाहिए, वह आपकी चना है। जवार, जिसको गरीब की रोटी भी कहा जाता है, जवार अनुसंधान केंद्र जो है वह आपका वल्लभ नगर उदयपुर में, राजस्थान के संदर्भ में। बाकी जवार जो है यह आपकी कौन सी फसल है, तो यह खरीफ की फसल आती है। और उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बी इसका राइट आंसर बन रहा है। यहाँ पर अगर आंसर आपको मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं चुनना है, ध्यान रखना है इस चीज का। अगला आता है 33 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से किस समूह की फसलें जो है वह नकदी फसलें हैं? कौन से समूह की जो फसलें है वह नकदी है? नकदी का मतलब ऐसी फसलें जिनका उपयोग अपन डायरेक्टली नहीं करते हैं, उनको बेचते हैं, फिर उनसे कोई सामान बनकर अपने पास में आ सकता है। यानी कि ऐसी फसलें जिनका उत्पादन डायरेक्टली किसके लिए होता है? पैसों के लिए होता है। ऐसी फसलों को कहा जाता है नकदी फसलें, यानी कि जिनका संबंध डायरेक्ट किससे हो? पैसे से संबंधित हो। जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं जो है यह अपन खाने के अंदर काम में लेते हैं, गेहूं खाद्यान्न में आता है। इसी वजह से गेहूं जो है यह आपका जो है वह नकदी फसल नहीं होगा। यहाँ पे नकदी फसल पूछ रहा है, तो गेहूं की वजह से ये पूरा का पूरा ही कट हो गया। फिर भी चावल भी अपने खाद्यान्न में आता है, मक्का भी खाद्यान्न में ही आता है। वैसे अमेरिका वगैरह जो है वहां पर मक्का जो है वो खाद्यान्न के लिए नहीं आता, वहां पर नकदी फसल के रूप में बोया जाता है। उसके बाद देखिए चना, मटर, गेहूं, वापिस वही गेहूं खाद्यान्न है, तो यह वैसे ही नहीं होगा नकदी में। बाकी चना और मटर ये भी अपन खाने के लिए जो है वो ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए कपास, कपास को अपन डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। कपास का उत्पादन केवल बेचने के लिए ही होता है, पहला जो इसकी प्राथमिकता होती है। गन्ने का यूज भी अपन, ये तो नहीं है कि आप बोल दो भाई दीपावली के दिन गन्ने चाहिए, 2 गन्ने से कोई मतलब नहीं है। पूरा गन्ने का खेत है, उससे आप चीनी बना नहीं सकते। फाइनली आपको पहली बार तो उसको जो है वो प्राथमिक रूप से बेचना ही पड़ेगा, फिर ये वापस जाके फैक्ट्री में शक्कर बनकर भले ही आपके पास में आ जाए। लेकिन गन्ना जो है वह एक नकदी फसल होगी, डायरेक्टली इसका यूज नहीं करते हैं। केला जो है, केला भी आप 10 केले खा लोगे, 5 खा लोगे, 100 खा लोगे। बाकी केले का जब खेती की जाती है तो केले को भी एक प्रकार से बेचा ही जाता है। अधिकतर फल फ्रूट जो है वे नकदी फसलों के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस हिसाब से ये आपका जो ऑप्शन 3 है, यानी कि 3 नंबर जो है ये इसका सही उत्तर होगा। यानी कि सारी की सारी ये जो समूह है फसलें वाली, यह आपका नकदी फसल है। बाकी इसमें देखिए चाय जरूर आपके जो है वो नकदी फसल है। बाकी चना या फिर आपका चावल, चावल जो है ये खाद्यान्न में आता है, तो ये वैसे ही इसको काट देता है। इस वजह से 3 नंबर इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला देखिए, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु जो है वह परिस्थितियां कौन सी है? देखिए चावल जो है ना, ये मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां पर वर्षा भी अधिक हो और जहां का टेम्परेचर जो है वह भी ज़्यादा रहना चाहिए। तो इसकी एक विशेष कंडीशन होती है जिसमें देखिए 100 सेमी से ऊपर की वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उससे अधिक तापमान होता है। एक बेसिकली 100 डिग्री की 100 सेमी समवर्षा रेखा मानी जाती है। भारत की जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें 100 सेमी की समवर्षा रेखा आती है। इस 100 सेमी से अगर अपन इस साइड चले, यानी कि 100 सेमी से अगर कम की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर गेहूं की खेती होती है। और अगर इस 100 सेमी से अगर अपन ज़्यादा चले, यानी 100 सेमी समवर्षा रेखा से ज़्यादा की बात करते हैं, तो वहां पर चावल की खेती होती है। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि गेहूं और चावल को बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो वह आपकी हो जाएगी 100 सेमी समवर्षा रेखा। यानी कि 100 से ज़्यादा तो क्या होनी चाहिए, 100 सेमी समवर्षा जो आपके वर्षा है उससे तो अधिक वर्षा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि चावल जो है इनको पकने के लिए बेसिकली 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए। तो यह इसकी एक आदर्श जो है वो जलवायु कंडीशन है चावल उत्पादन के लिए, जो कि मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर चावल का उत्पादन भी काफ़ी होता है। तो इसका 1 नंबर जो है एकदम सही हो जाएगा। बाकी दूसरे में देखिए, फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, तो ठंडी तो इसमें चाहिए ही नहीं, बिल्कुल ही गलत हो गया। 100 सेमी समवर्षा रेखा से कम कम नहीं होता है, यह ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ से ये कट हो जाएगा। और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु नहीं, शुष्क में तो ये होता ही नहीं है, इसको पानी की अधिकता चाहिए आपके चावल को। तो इस हिसाब से इसका 1 नंबर जो है वह एकदम सही है। अगला देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। ये कथन जरूर लिखा हुआ है यहाँ पे, कारण ये रीजन है, R फॉर रीजन, ठीक है ना। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न जो है उनके उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल होती है। भारत के अंदर हरित क्रांति जो है बेसिकली विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग लेके आते हैं, भारत के अंदर MS स्वामीनाथन लेके आते हैं। और उस हरित क्रांति की वजह से ही भारत के अंदर जो है वो मुख्य रूप से गेहूं की जो फसल है, या यूं कह सकते हैं खाद्यान्न जो है उसके अंदर वृद्धि होती है। तो कथन जो है ये एकदम सही है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है आपके खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होती है, एकदम सही है। अब क्या यह इसी के अकॉर्डिंग कारण है? तो जब भी कथन कारण का क्वेश्चन चाहे आपको रीजनिंग में पूछे, कहीं पर भी पूछे, इन दोनों के बीच में आपको क्योंकि लगा देना है। ये अगर आप जैसे ही क्योंकि लगाएंगे ना, तो यहां पर आपको ऐसे पढ़ना है, इस कथन को पढ़ना है, उसके बाद में बीच में क्योंकि लगाना है, फिर ये पढ़ना है। क्योंकि यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका कारण यही है कि नहीं है, ये क्योंकि लगाते आपको समझ जाएंगे। देखिए भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न जो है उनके उत्पादन में वृद्धि हुई। उनकी वृद्धि का कारण क्या है? क्योंकि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में
वृद्धि हुई। देखिए यह इसका कारण नहीं है, बात को आप ही समझना है। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, इसका कारण यह है क्योंकि हरित क्रांति के अंदर जो है वह आपके कीटनाशक, शाकनाशक का प्रयोग किया गया, पौधे जो है उनकी नई किस्में विकसित की गई, या फिर यूं कह सकते हैं उसके अंदर उर्वरक का प्रयोग किया गया, सिंचाई का प्रयोग किया गया, इस वजह से हरित क्रांति आई। अगर इनमें से कोई चीज कारण के रूप में लिखी हुई होती तो कथन और कारण दोनों सही भी होते हैं और दोनों की व्याख्या भी होती। तो यहां पर कहने का मतलब यह तो हो गया कि इस कथन की व्याख्या यह कारण नहीं कर रहा है। अब क्या यह कारण सही है कि नहीं है वो अपन जांच लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो है वो व्याख्या करता है और व्याख्या नहीं करता, ये दोनों ऑप्शन में है। इस वजह से अपने को देखना है कि क्या ये कथन आपका कारण जो है ये सही है कि नहीं। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप यानी कि हरित क्रांति होने के बाद में क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असमानता का मतलब बिल्कुल वृद्धि हुई है। जैसे कि पंजाब है, पंजाब एक अलग राज्य है, हरियाणा एक अलग राज्य है, यूपी एक अलग राज्य है। यहाँ पर तो पानी की उपलब्धता भी अधिक थी, यहाँ के किसान जो थे वह समृद्ध भी थे, यहाँ की जमीन भी उपजाऊ थी। इस वजह से यहाँ पर तो क्या हुआ, खाद्यान्न के अंदर वृद्धि हुई और यहाँ के किसान अमीर से अमीर होते गए। इसके अलावा अगर अपन दक्षिण भारत की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जो है वो पानी की तो जो है उतनी उपलब्धता नहीं थी। यहाँ की राजस्थान जैसे राज्यों की तो ज़मीनें जो थी वह भी इतनी उपजाऊ नहीं थी और पानी की उपलब्धता भी इतनी नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर जो है वह किसान जो है वह हरित क्रांति नहीं ला सके और जो आपका उत्पादन था उसके अंदर वृद्धि नहीं हो सकी थी खाद्यान्न के अंदर। इसी वजह से यह क्षेत्र जो था यह ज़्यादा पैसों वाला हो गया, यह क्षेत्र जो था हरित क्रांति के बाद कम पैसों वाला हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि इस हरित क्रांति की वजह से भारत के अंदर क्षेत्रीय जो असमानता थी उसके अंदर वृद्धि होती है। तो कारण कहने का मतलब एक रूप में ये कथन तो एकदम सही है, लेकिन ये इस कथन की व्याख्या नहीं करता है। कहने का मतलब ए और आर जो है यह दोनों के दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस वजह से इसका सही उत्तर जो है वह आपका 2 नंबर वाला होगा, क्योंकि यह इसका कारण नहीं है। बाकी दोनों सही जरूर है। अगला देखिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। एक कथन दे रखा है और एक आपको कारण दे रखा है। ये द्वीपीय है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन जो है वह तालाब है। बात को समझना, ये इसी में ऐड है। भारत के अंदर जो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब जो दक्षिण वाला भारत है इसकी बात कर रहा है। इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, वह है आपका तालाब। ये इसका कहने का मतलब है, क्या है, तालाब है। अब ये तो हो गया मुख्य रूप से, और ये बिल्कुल एकदम सही भी है कि दक्षिणी भारत के अंदर वर्षा होती है। वर्षा की वजह से जो नदियां हैं वह बेसिकली दक्षिण भारत के अंदर मौसमी नदियां हैं, यानी कि जब मानसून आता है उस दौरान उनमें पानी आता है और उन नदियों का पानी जो है वह तालाबों के अंदर, झीलों के अंदर जाता है, जहां से जो है वो किसान खेती करते हैं। तो दक्षिणी भारत के अंदर सिंचाई का प्रमुख साधन के रूप में तालाब आता है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है, यह भी याद रखना है। लेकिन कुएं एवं नलकूप से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। दक्षिणी या फिर प्रायद्वीपीय भारत के अंदर तालाब से जो है वह प्रमुख रूप से सिंचाई होती है, जिसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर मौसमी नदियां बहती है। अब देखिए इसका कारण क्या लिख रहा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। बिल्कुल एकदम सही है ये कारण भी। देखिए यहाँ की नदियां मौसमी है क्योंकि सदाबहार नदियां नहीं है। हिमालय से जो नदियां निकल रही है वह आपके सदाबहार नदियां होती है, 12मासी नदियां होती है जो हर महीने बहती है। लेकिन यहाँ दक्षिणी भारत के अंदर जो नदियां बहती है वह सारी की सारी मानसून आधारित होती है। जब वर्षा होती है तभी वह बहती है और तभी उन तालाबों के अंदर पानी आता है और तभी क्या होती है, सिंचाई होती है। तो दक्षिणी भारत के अंदर सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लगाते हैं आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो नदियां हैं वह आपकी मौसमी नदियां हैं, यही इसका मुख्य रूप से कारण है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि ए और आर जो है यह दोनों के दोनों जो है वह सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल 1 नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर पर आते हैं। वापिस एक कथन और एक कारण दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे आपके ग्राम सेवक में और इस बार भी चांसेस है कि पूछे जाए। बाकी कृषि से इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलने वाले हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की यही प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। चूंकि परिवहन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यह बेसिकली आपको हो सकता है कि जो आपका है निर्यात से जोड़कर आपको पूछ लिया जाए इकोनॉमिक्स वगैरह में, या फिर हो सकता है आपको कृषि से संबंधित किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखिए अंतर्देशीय जो जलमार्ग है, अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब होता है कि भारत के अंदर, यानी कि जो भारत है उस भारत की भूमि के अंदर जो आपके जल मार्ग है, जल मार्ग का मतलब
जल के ऊपर चलने वाली यानी कि नदियों के ऊपर चलने वाले जो है आपके निर्यात यानी कहने का मतलब जहाज हो गया एक तरह से, उनकी बात हो रही है। तो कथन कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उनका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर प्रमुख रूप से 2-3 जो है अभी जलमार्ग जो है वह चल रहे हैं, वर्तमान के अंदर कार्यरत है, तो उनका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, ये बिल्कुल एकदम सही है। क्या इसका कारण यही है? तो देखिए पहले कारण को पढ़ते हैं। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, तो बिल्कुल ये इसका कारण भी बनता है। देखिए कैसे भारत में अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उनका विकास नहीं होने का कारण क्या है? भाई नदियों में जब पानी रहेगा तभी ही तो उसके अंदर जहाज चलेगी, तो जब नदियों में पानी नहीं है तो फिर जहाज कैसे चलेगी? तो मुख्य कारण हो गया कि भारत के अंदर एक साल के अंदर जो वर्षा आती है वह 4 महीनों के अंदर अंदर आ हुआ के निपट जाती है, यानी 4 महीनों तक ही नदियों में पानी रहता है और उसके बाद वापिस वो नदियाँ सूख जाती है। तो 4 महीनों तक तो उसमें व्यापार हो लेगा, फिर वापिस व्यापार नहीं हो पाएगा, तो सरकार पैसे लगाए तो वो भी जो है वह सरकार के लिए वेस्टेज हो जाए। इस वजह से सरकार भी विकास यानी कि अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उनका विकास करते हुए भी डर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने के अंदर जो है वो कितना व्यापार हो जाएगा, तो उस 4 महीनों के अंदर अंदर जो है वह पानी वापिस सूख जाता है। तो यह इसका मुख्य रूप से कारण भी है कि अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास नहीं होने का प्रमुख कारण है कि भारत के अंदर अधिकतर भागों में जो आपके नदियां हैं या फिर यूं कह सकते हैं वर्षा जो है वह पूरे साल के अंदर 4 महीनों के अंदर ही हो जाती है। तो इस हिसाब से कथन और कारण जो है यह दोनों के दोनों सही भी है और यह इसकी एकदम सही व्याख्या भी करता है, यानी कि एक जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखते हैं। देखिए जब अपन बात करते हैं कर्क रेखा की, कर्क रेखा की जब बात की जाती है तो आपकी कर्क रेखा जो है यह बेसिकली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है उसको कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपन ने बात की थी। पृथ्वी जो है उसको आडी रेखाओं में जब काटते हैं तो वह अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके ऊपर ही जब अपन जाते हैं तो 23.5 डिग्री जो है वह आपके नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर आती है, जो कि आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाती है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। ये कर्क रेखा गुजरात के अंदर आती है सबसे पहले शुरुआत में, उसके बाद में राजस्थान में आती है, उसके बाद में एमपी में, उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, त्रिपुरा के अंदर और मिजोरम के अंदर, यानी कि 3, 3, 6 और आपके 2, 8, कहने का मतलब हो गया आपके 3, 3, 6 और 2, 8, यानी कि 8 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर से यह कर्क रेखा आपके जाती है। अब ये देखिए होता क्या है कि कर्क रेखा जो है ये मुख्य रूप से ये जो आपका मिजोरम है, ये आपका मिजोरम है। इस मिजोरम के ऊपर जैसे ही जाते हैं, देखिए यहाँ से सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में आता है आपका नागालैंड, उसके बाद में आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम, इधर आ जाता है त्रिपुरा, यहाँ पर आ जाता है असम, यहाँ पर आ जाता है मेघालय। ये नॉर्थ ईस्ट वाले भारत है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो भारत है उसकी बात हो रही है। अब ये बोल रहा है कि इस कर्क रेखा के उत्तर में, उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ, तो देखिए झारखंड जो है बेसिकली झारखंड के तो अंदर से जा रही है, इस वजह से झारखंड जो है वह इसका आंसर नहीं होगा। मिजोरम के ये अंदर से जा रही है, इसलिए मिजोरम भी इसके उत्तर में नहीं होगा। उसके बाद में आता है मणिपुर और त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर से ये जा रही है, इसलिए त्रिपुरा भी इसके उत्तर में नहीं होगा। मणिपुर जो है, ये मणिपुर देखिए यहाँ पर स्थित है, जो कि इस कर्क रेखा जो कि मिजोरम से जा रही है इसके उत्तर में स्थित है आपका मणिपुर। इसका मतलब 3 नंबर जो है ये इसका एकदम सही उत्तर होगा, और यहाँ पर जो 38 नंबर है इसका मणिपुर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मान लो यहाँ पर मणिपुर अगर ऑप्शन में नहीं होता तो आपका इसका मेघालय हो सकता था सही, नागालैंड भी हो सकता था, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर में तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मणिपुर आपका उत्तर में हो जाएगा। अगला आता है कोयले की स्थानीय आपूर्ति, यानी कि लोकल जो सप्लाई है वह उपलब्ध नहीं है। आपको यहाँ पर जो है वह आपके लोहे अयस्क के जो संयंत्र लगे हुए हैं भारत के अंदर, जो मुख्य रूप से जो आपके स्थापित हो रखी है संयंत्र, उनके अंदर ऐसा कौन सा इन चारों में से, देखिए टिस्को लिखा हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर के अंदर साक्षी नामक जगह झारखंड में पड़ती है, वहां पर स्थापित किया गया था टिस्को, ठीक है। दूसरा आता है आपका हिंदुस्तान जो है स्टील लिमिटेड, जो कि आपके दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। उसके बाद में आता है VSL विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, जो कि आपके भद्रावती कर्नाटक के अंदर स्थित है। और उसके बाद में आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, ये वेस्ट बंगाल में है और ये आपका झारखंड में है। यहाँ पर पूछना क्या चाह रहा है
ये पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा आपका संयंत्र है जहां पर स्थानीय आपूर्ति नहीं होती है कोयले की। तो यहाँ पर तो देखिए जमशेदपुर जो आपका टिस्को वाला है, यहाँ से मिल जाता है कोयला, छोटा नागपुर वगैरह से यहाँ से मिल जाता है। दुर्गापुर को भी यहाँ पे मिल जाता है, पश्चिम बंगाल को भी छोटा नागपुर से। उसके बाद में भिलाई छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी मिल जाता है। लेकिन जो आपका भद्रावती है, अपन ने पढ़ा भी था जब उद्योग पढ़ रहे थे, तब मैंने स्पेशली बताया था आपको कि इस भद्रावती को जरूर याद रखना, क्योंकि भद्रावती वाला जो विश्वेश्वरैया आपका स्टील लिमिटेड है जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो कोयला है, यह कोयला यहाँ पर लकड़ी से बनाया जाता है। लकड़ी जो है उसको जलाकर यहाँ पर कोयला बनाया जाता है। कोयले की स्थानीय सप्लाई नहीं है भद्रावती के अंदर, ये याद रखना। दूसरी चीज अपन ने बात की थी कि यहाँ पर जो पानी है, यह पानी भद्रा नदी से प्राप्त होता है इसको। और इसके बाद में इसको जो लोह अयस्क है, आयरन का जो अयस्क है, वह अयस्क इसको मुख्य रूप से कुद्रेमुख जो पहाड़ी है, उस कुद्रेमुख से यहाँ पर जो है इसको प्राप्त होता है। कुद्रेमुख या फिर तो इसकी चोटी है बेसिकली, बाबा बुदन की पहाड़ी भी यहाँ पर आती है, यहाँ से जो है वह इसको लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। ये इसके मुख्य रूप से जो स्रोत आते हैं। बाकी भद्रावती जो है इसको कोयला कोई स्थानीय खान से नहीं मिलता है, इसको कोयला जो है वह बेसिकली बनाना पड़ता है, जो कि लकड़ी को जलाकर यहाँ पर कोयला बनाया जाता है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला आता है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है। देखिए अपन ने बात की थी जब अपन पढ़ रहे थे उद्योग, तब अपन ने एक बात की थी कि राजभीरू दुबे, एक तो मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको, राजभीरू दुबे, और एक ट्रिक आई थी जिसके अंदर बेसिकली मैंने बताया था आपको आरबीडी पब्लिकेशंस आप लोग याद रख सकते हैं। आर फॉर राउरकेला, बी फॉर भिलाई और डी फॉर दुर्गापुर। ये तीनों आरबीडी वह है जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो आता है, यानी कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आती है, उसके अंदर भारत में स्थापित किए गए लोह अयस्क के संयंत्र थे आरबीडी, राउरकेला, भिलाई और आपके दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, भिलाई हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा के अंदर। अब इसी में यहाँ से ये ट्रिक निकलती है, ये राजभीरू दुबे, जिसके अंदर ये पहले वाला जो लेटर है ये आपको बताता है उस संयंत्र का नाम, और दूसरा वाला जो है ये बताता है किस देश के सहयोग से। तो R4 यहाँ पर आता है राउरकेला, और ये राउरकेला जो है यह जे फॉर जर्मनी के सहयोग से है। उसके बाद में भी का मतलब है यहाँ पर भिलाई, छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई पड़ता है, और यह आपका रूस के सहयोग से है, रूस या फिर इसको सोवियत संघ यानी कि USSR भी लिखते हैं। फिर दू का हो जाता है आपका दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और यह बे का मतलब है यहाँ पर ब्रिटेन के यह सहयोग से। उसके बाद में मैंने एक और बताया था आपको कि तीसरी जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, उस थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर भारत में स्थापित होने वाला एक संयंत्र आता है जिसका नाम है बोकारो, और ये बोकारो जो है यह भी आपका रूस यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित होता है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से होता है, तो रशिया या फिर रूस या सोवियत संघ USSR के सहयोग से इसकी स्थापना होगी। 3 नंबर इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित कौन सा इनमें से नहीं है, अभी बताया था 2 मिनट पहले ही। देखिए यहां पर वापस देख लीजिए एक बार, राउरकेला जो है यह राउरकेला आपका उड़ीसा के अंदर पड़ता है, राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है, भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, और इसके बाद में दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए गड़बड़ क्या हुई है, राउरकेला जो है यह आपका उड़ीसा के अंदर है, बिल्कुल एकदम सही है। उसके बाद में जमशेदपुर बेसिकली जो आपके जमशेद जी टाटा थे उनके द्वारा झारखंड में एक जगह थी जिसका नाम था आपके साकची, उस साकची नामक जगह के ऊपर आपके 2 नदियां यहाँ पर संगम होती है, उस 2 नदियों के संगम के ऊपर जमशेद जी टाटा के द्वारा यहाँ पर जो है ये लोह अयस्क का संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसका नाम साकची का ही नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था, ये साकची हुआ करता था, इसी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया, जो झारखंड के अंदर पड़ता है और बिल्कुल एकदम सही सुमेलित है। आपको सही सुमेलित नहीं है वह चुनना है। दुर्गापुर अभी देखा था कि दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित है, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर स्थापित होता है दुर्गापुर, और आपका राउरकेला। जमशेदपुर वाला जो है टिस्को जो कि आपका एक निजी क्षेत्र का जो है कारखाना आता है। भिलाई जो है यहाँ पर गलत सम्मिलित है, क्योंकि भिलाई जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, भिलाई जो है यह आपका छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है भिलाई, और जो कि द्वितीय आपका पंचवर्षीय योजना आती है उसके अंदर भिलाई जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना होती है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला देखिए, अगला आता है आपका
कौन सी कंपनी जो है वह एल्यूमिनियम, ये यू है, एल्यूमिनियम से संबंध नहीं बनाती है। देखिए अपन ने एल्यूमिनियम के संबंध में कई सारी संस्थाएं पढ़ी थी, उनमें से कुछ आती है। देखिए बाल्को का मतलब होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, वहां पर मैंने बताया था आपको 5 कंपनियां लिखवाई थी और पांचों की फुल फॉर्म भी बताई थी, रटवाया भी था, उनके संयंत्र कहाँ कहाँ पर है वो भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपको बस वही देखना है, उन 5 कंपनियों का नाम ही देखना है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दैट इज बाल्को। ये बाल्को जो है इसको ऐसे याद रखना है, बाल्को, बाल्को यानी कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, जो कि मुख्य रूप से आपका संयंत्र आता है किसका, एल्यूमिनियम का, संबंधित कंपनी आती है। फिर आती है नाल्को, इसको बोलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। उसके बाद बताया हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी डाल्को। लेकिन टेल्को नामक कोई कंपनी है ही नहीं एल्यूमिनियम से संबंधित, इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वह आपका कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। इनके अलावा 1-2 कंपनियां और आती है, जैसे एक आती है IND, इंड आल्को, इसको बोलते हैं इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, और एक आती है माल्को, को बोलते हैं मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं यह आपके एल्यूमिनियम से संबंधित आती है। अगला आता है निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है। देखिए भारत के अंदर प्राचीनतम उद्योग की बात कर रहा है, सूती वस्त्र उद्योग जो है यह भारत के अंदर प्राचीनतम उद्योग माना जाता है, जो कि भारत का एक संगठित उद्योग भी माना जाता है आपका सूती वस्त्र का उद्योग, जो कि भारत में प्राचीनतम उद्योग है। सूती वस्त्र के बारे में अपन ने सारे के सारे जो फैक्ट थे वह क्लास के अंदर पढ़े भी थे, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भारत के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर फैलता है। मुख्य रूप से यह कपास के ऊपर आधारित है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग एवं वृहद उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन था कि भारत के, अगर भारत को 4/4 में बांटा जाता है तो कपास या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि सूती वस्त्र उद्योग जो है उससे संबंधित प्रमुख रूप से कौन सा क्षेत्र आएगा। तो आप सभी को पता, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत के अंदर कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला यानी कि दक्षिण और आपका पश्चिम वाला जो चतुर्थांश है, यानी कि यह दक्षिण पश्चिम वाला जो चतुर्थांश है, यह भारत के अंदर मुख्य रूप से कपास का उत्पादन या फिर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर फिर बाद में कवास जी डाबर के द्वारा यहाँ पर मुंबई के अंदर भी जो है वो फैक्ट्री, पहली सफल फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूती वस्त्र की, जहाँ से आप लोगों को यह फैक्ट मिलता। बाकी फोर्ट ग्लास्टर जो है वहाँ पर इसकी पहली मिल स्थापित होती है, जो कि असफल रहती है। अगला आता है राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें जो है वह स्थापित है। देखिए कागज मिल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश इसका एकदम सही उत्तर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भारत में जो है वह कागज मिलें मिलती है। भारत की पहली कागज मिल कहाँ पर है, यह आपको क्लास में जो है वो ढूंढना है, वहां पर देखना है कौन सी पहली मिल थी जो कागज की स्थापित होती है। कागज से संबंधित तो प्रमुख कौन कौन से नगर थे वह भी मैंने बताया था। ये सारे के सारे फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है अगर उद्योग आपके टॉपिक में। तो यहाँ पर तो सही उत्तर हो जाएगा, कागज मिलें जो है वह आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में प्रथम कपास मिल या फिर यूं कह सकते हैं सूती वस्त्र जो है यह मिल उद्योग स्थापना किस शहर में होती है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बंबई भी है, अहमदाबाद भी है, बड़ौदा भी है, कलकत्ता भी है। देखिए अहमदाबाद और आपके बड़ौदा ये दोनों तो भले कट जाएंगे। बंबई के अंदर कवास जी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। कलकत्ता जो है यहाँ पर आपके फोर्ट ग्लास्टर नामक एक जगह थी, फोर्ट ग्लास्टर, यहाँ पर स्थापना होती है। तो चूंकि यहां पर देखिए यहां पर जो होती है ना यह असफल रहती है, असफल रहती है, इसी वजह से जो है यहां पर नहीं होकर फिर बाद में यहां पर मुंबई के अंदर होती है, जो कि कवास जी डाबर के द्वारा की जाती है। प्रमुख रूप से यहाँ पर बात हो रही है कि राजस्थान अपने भारत के अंदर प्रथम जो है वो कपास की मिल या सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर होती है। तो फिर यहाँ पर आपका आंसर जो है वो कलकत्ता ही एकदम सही माना जाएगा। भले ये सफल थी लेकिन सबसे पहले थी, तो इस वजह से आपका कलकत्ता फोर्ट ग्लास्टर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है सूची 1 जिसमें आपको उद्योग दे रखे हैं और सूची 2 जिसके अंदर आपको अवस्थिति दे रखी है, इनका मिलान करना है और आपको सही उत्तर चुनना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है जिसमें मिलान का है, एक तरफ उद्योग दे दे और एक तरफ उनके जो है वह संबंधित क्षेत्र दे देते।
देखिए कागज उद्योग की बात करें, कागज उद्योग भारत के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कागज उद्योग की अगर अपन बात करें तो प्रमुख रूप से एक जगह आती है जिसका नाम है टीटागढ़। ये क्लास में मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि टीटागढ़ नाम से जो है यह जगह आती है आपके पश्चिम इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर कागज उद्योग जो है यह प्रमुख रूप से जाना जाता है। उसके बाद में लोहे और इस्पात संयंत्र, अभी अपन ने पढ़ा था कि राजबीरू दुबे भिलाई जो है छत्तीसगढ़ के अंदर वह प्रमुख रूप से लोहे इस्पात के लिए जाने जाता है। उसके बाद में सीमेंट उद्योग के लिए लाखेरी बूंदी के अंदर जो है यह पहली जो है वह आपके सीमेंट की जो है आपके फैक्ट्री स्थापित होती है राजस्थान के अंदर। तो सीमेंट के लिए लाखेरी जाना जाता है और खनिज तेल जो है उनके शोधन शाला के लिए अंबाला मुकुल जो है यह जाना जाता है। तो ये प्रमुख रूप से उद्योग और उनकी अवस्थिति आती है। देखिए ए जो है एक जो है वह आपका बी से हो जाएगा, यानी कि यह आपका बी से हो जाएगा, फिर दूसरा वाला जो है सी से है, तीसरा वाला जो है ये डी से है और चौथा वाला जो है ये ए से है। यानी कि इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वह आपका 4 नंबर हो जाएगा, एकदम सही उत्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ऐसे पूरे के पूरे मैंने लिखवा भी रखे हैं आपको, हर एक उद्योग में मैंने क्लास में बताया था कि कौन सा उद्योग है, पहली फैक्ट्री कहाँ पर है और इसके संबंध में अगर कौन कौन से जो प्रमुख शहर है वह कौन कौन से हैं, सारा का सारा बता रखा है। वहाँ से 2-3 बार वापस रिवीजन मार लेना, अलग से एक खाली पेज के अंदर लिख लेना उद्योग और उससे संबंधित नगर, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला आता है, देखिए नेपा नगर जो है यह इसका संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आसानी क्वेश्चन है। क्लास में मैंने बताया भी था, जो आपके अखबार वाले कागज होते हैं ना उनके लिए नेपा नगर यूपी के अंदर पड़ता है। नेपा नगर जो है यह आपका अखबार वाले कागजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ हुआ या फिर नेपा नगर हुआ, ये प्रमुख रूप से आपके कागज उद्योग से संबंधित क्षेत्र आते हैं या फिर शहर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला की बात हो रही है। राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित होता है। सोवियत संघ के राजभीरू दुबे, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से है, ना कि रूस के सहयोग से। यानी कि सोवियत संघ का मतलब यहाँ पर है यूएसएसआर, यानी कि रूस की बात हो रही है। तो राज जो है वह तो जर्मनी के सहयोग से है, राउरकेला। इसका मतलब यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा था, पहला ही कथन गलत हो गया, यहीं पर आंसर मिल गया। फिर भी देख लीजिए, सलेम इस्पात संयंत्र जो है यह भारत के अंदर जंग रोधी यानी कि स्टेनलेस जो आपकी स्टील होता है, इस्पात होता है, उसका प्रमुख उत्पादक है। ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको अलग से याद रखनी है। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण जो है उसकी समानुषंगी, यहाँ पर मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर उसकी संस्था स्थित है। विशाखापट्टनम जो है आपका आंध्र प्रदेश, वहाँ पर आपका इस्पात संयंत्र जो है वह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है उसकी एक इकाई। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, बाकी आपको इसका आंसर ढूंढना था, आंसर यहीं पे मिल गया। देखिए किस प्रकार से एक ही ट्रिक से आप कई सारे जो है वह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपना जो भारत भूगोल जो है, तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे जो टॉपिक थे भारत के भूगोल के अंदर उनको कवर अप किया गया है इसमें, और क्वेश्चन सीरीज के थ्रू उनको बताया गया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है, अपना जो है वह उत्तर देना है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी भी लगी है, बहुत अच्छी, मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत भी की है, अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है। और जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे क्वालिटी एजुकेशन से, वह सारा का सारा आपका जो इंतज़ार था उसके लिए हम लोग जो है वो तत्पर है। और सारी की सारा जो आपका सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज चलने वाली है। तो बिल्कुल पेटियाँ बांधिए और कानों के अंदर ईयरफोन डालिए, बस क्लास से देखनी है, क्वेश्चन सारे के सारे निकालने हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इतना ही रखते हैं इस क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी को अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।